हेलो एवरीवन, आप सभी को जय श्री राम, नमस्कार। आज का जो विषय है हमारा वो म्यूटेशन इंजन पर है, जिस पर हम म्यूटेशन इंजन के आकार प्रकार और वो बनेंगे कैसे, फिर उनका डिटेक्शन कैसे होगा, हम उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और प्रस्तुत करता मैं रूपसिंह मिश्रा, आप पहले भी शायद मुझसे मिल चुके होंगे। और जो आज का मुख्य एजेंडा है वो हम उसके इतिहास से चालू करेंगे कि म्यूटेशन का इतिहास कितना पुराना है और इसके पहले कहाँ कहाँ पर हमें म्यूटेशन देखने को मिला है, मोस्टली मेलवेयर वाले केस में। फिर हम कुछ कॉमन टेक्निक्स पर देखेंगे, उनका कंपैरिजन करेंगे कि किसमें क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। फिर हम उनके डिज़ाइन पर देखेंगे कि अगर हमें ऐसा कोई म्यूटेशन बनाना हो तो वो हम किस तरह से बना सकते हैं। और फिर अंत में हम उनके डिटेक्शन और एनालिसिस पर थोड़ी बात करेंगे कि अगर ऐसा कोई मेलवेयर है जिस पर हमें लगता है कि वो म्यूटेशन की कोई टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है, तो उसे हम एनालाइज कैसे करें और उसे हम डिटेक्ट कैसे करें। शुरू करने के पहले लीगल डिस्क्लेमर वाली परंपरा, जो कुछ भी ज्ञान बांटा जा रहा है वो सिर्फ ज्ञान के लिए है। उसका प्रयोग अगर ऑथराइजेशन नहीं है, बिना अनुमति के ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना आपकी सेहत के लिए थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। मेरा परिचय मेरे ख्याल से आप सभी को पता ही होगा। मैं शौकिया तौर पर सिक्योरिटी रिसर्चर हूँ। मेरा मुख्य इंटरेस्ट मेलवेयर में है और कुछ हद तक क्रिप्टोग्राफी में है। मैं काफ़ी सारे मीटअप्स और कॉन्फ्रेंसेज में कुछ न कुछ किसी न किसी विषय पर बोलता रहता हूँ। और आप में से जो संपर्क करना चाहें वो लिंक्डइन पर या ईमेल पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और इसके बाद हम शुरू करते हैं म्यूटेशन के इतिहास से। तो खैर, म्यूटेशन का इतिहास थोड़ा ज़्यादा ही पुराना है, मतलब इतना पुराना है जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था और हमारे पिताजी भी अपनी युवा अवस्था में रहे होंगे। तो जो सबसे पहला केस हमें देखने को मिलता है वो 1948 का है, जिसमें IBM के सेलेक्टिव सीक्वेंस इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, ये उस टाइम का उनका डिवाइस था। उसमें पहली बार ये एबिलिटी हमें मिली कि हम इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों को हम किसी भी तरह से ट्रीट कर सकें। मतलब कि हमारा जो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है वो एग्जीक्यूट होते होते वो खुद को मॉडिफाई भी कर सकता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन और डाटा में कोई बहुत फ़र्क नहीं है। CPU के लिए कोई भी बाइट डाटा, कोई बाइट इंस्ट्रक्शन हो सकती है। तो ये 1948 में हमें हार्डवेयर लेवल पर पहली बार सीधी कैपेबिलिटी मिली है कि हम सेल्फ मॉडिफाइंग कोड लिख सकें। 1981 में सेल्फ मॉडिफाइंग कोड का एक तरह से जो पहला उपयोग देखने को मिला है वो कॉपी प्रोटेक्शन में मिला है, जिसे हम एंटी पायरेसी कहते हैं। कि बेसिकली अगर हमारे पास फ्लॉपी डिस्क में कोई सॉफ्टवेयर है तो, या कैसेट में है या कार्ट्रिज में है, तो उसे हम क्लोन नहीं कर सकते। ये शुरू में IBM PC और Apple II में आया है। फिर 1989 में जो पहला मेलवेयर मिला है जिसमें म्यूटेशन हमें मिला है वो 1989 में है, जो 16 बिट कॉम फाइल टारगेट करता था। अगर आप में से कुछ लोग बचपन में कंप्यूटर्स पर खेले हों, खास करके जिनकी उम्र करीब 30 साल या उसके ऊपर है, तो शायद आपको याद हो कि डॉस जैसी चीज़ हुआ करती थी। उसमें command.com टाइप की कुछ फाइल्स हुआ करती थी। तो उसका जो एग्जीक्यूशन का जो फॉर्मेट था, एग्जीक्यूटेबल फाइल का, वो कॉम फॉर्मेट था। EXE वाला फॉर्मेट उसके काफ़ी बाद में आया है। 1991 में डार्क एवेंजर म्यूटेशन इंजन रिलीज हुआ है, जिसने लगभग 9 लाख म्यूटेशन क्रिएट किए हैं एक साल के अंदर। और उसके बाद ये बंदा बिल्कुल म्यूटेशन स्प्री पे ही चला गया। फिर 1997 में ग्रियो ने एक वायरस रिलीज किया जो EXE और SCR फाइल्स बेसिकली हमारी स्क्रीन सेवर फाइल्स हैं। वो भी स्टैंडर्ड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं, बस थोड़ा सा फर्क है कि उनके कुछ कमांड लाइन फ्लैग्स थोड़े से अलग रहते हैं। ये दुनिया का पहला 32 बिट पॉलीमॉर्फिक मेलवेयर था। फिर 1997 में ही दूसरा वायरस आया जो डॉस और विंडोज दोनों को टारगेट करता था। इसका पॉलीमॉर्फिज्म काफ़ी बेसिक था। 1999 में फिर एक आया जिसने विंडोज NT को टारगेट किया, और NT का जो कर्नल है वो बेसिकली फिर आगे कंटिन्यू हुआ है। ये विंडोज विस्टा 7, 8, 8.1, 10 जितने भी वर्जन्स आते गए हैं ये सब NT कर्नल पर हैं। फिर 2000 में एक फिर से उसी बंदे ने एक दूसरा मेलवेयर बनाया जो
अपने समय का सबसे जटिल मेलवेयर माना जाता रहा है। और 2000 के बाद तो खैर बाढ़ आ गई, फिर काफ़ी चीज़ें आउट ऑफ फैशन भी होती गई। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेलवेयर की बात करूं तो अभी इस समय पर म्यूटेशन इंजन वाले मेलवेयर काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। जो मिलते भी हैं वो मोस्टली एकदम टारगेटेड अटैक में मिलेंगे, एपीटी टाइप अटैक में ही मिलेंगे, जिनका टारगेट बिल्कुल फिक्स है कि हमें इसी पार्टिकुलर एजेंसी की इसी पार्टिकुलर यूनिट को ही हमें टारगेट करना है, बाकी से मतलब नहीं है। केवल वहीं पर अब देखने को मिलता है। पहले मेरे ख्याल से करीब 10-12 साल पहले ये चीज़ें थोड़ा फैशन में हुआ करती थी, लेकिन अभी ये चीज़ें फैशन से बाहर हैं और केवल एपीटी और बहुत टारगेटेड अटैक में ही देखने को मिलता है। इसके उपयोग वैसे कुछ अच्छे उपयोग भी हैं, कुछ बुरे उपयोग भी हैं। एंटी पायरेसी में इसका उपयोग हुआ ही है। जैसे IBM PC और एप्पल 2 का उदाहरण लिया, अभी भी कुछ प्रोडक्ट हैं जो एंटी पायरेसी के लिए म्यूटेशन का प्रयोग करते हैं, जैसे थेमिडा और VM प्रोटेक्ट करके जो प्रोडक्ट हैं अलग अलग कंपनियों के, जो बेसिकली आपको एंटी पायरेसी का सिस्टम देते हैं कि आप अपना सॉफ्टवेयर उसके थ्रू पैक कर सकते हैं और जो जनरेटेड कॉपी रहेगी उसका पायरेसी थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो ये अभी भी काफ़ी हद तक इस्तेमाल होता है। बाकी सिक्योरिटी सिस्टम से इवेजन का जो उसका इतिहास रहा है वो तो खैर बहुत पुराना है। और जो आखिरी पॉइंट है बोस्टिंग राइट्स का, वो तो कैसा है कि सिक्योरिटी में बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि अगर किसी को बग बाउंटी भी मिलेगा तो वो सब जगह डालेगा कि बाई गॉड्स ग्रेस आई गॉट ए बाउंटी ऑफ $100। तो फिर बोलेगा कि हाँ मैं गूगल पे निकाला, पेपाल पे निकाला, माइक्रोसॉफ्ट पे निकाला, कुछ नहीं किया तो हॉल ऑफ फेम का लिंक ही शेयर करेगा। तो जिस टाइम पर ये फैशन में था उस टाइम पर म्यूटेशन ने भी बहुत बोस्टिंग राइट्स बांटे हैं सब जगह। थेमिडा VM प्रोटेक्ट हम पहले ही कवर कर चुके हैं। और अगर आप में से कुछ लोग स्नैपचैट जैसे एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हो तो ऑब्फुस्केटर LLVM करके एक प्रोजेक्ट हुआ करता था, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट था, पुराना सोर्स कोड अभी भी गिटहब पे मिल जाएगा। स्नैपचैट ने इसको एक्वायर कर लिया और अभी जो स्नैपचैट का मोबाइल एप्लीकेशन है उसका जितना पार्ट नेटिव बाइनरी है शेयर्ड ऑब्जेक्ट वाला, वो ऑब्फुस्केटर LLVM से उसको ऑब्फुस्केट किया गया है। तो फिलहाल स्नैपचैट भी इंटरनली इस्तेमाल कर रहा है, काफ़ी और कंपनीज भी हैं जिन्होंने इस तरह के कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स को एक्वायर कर लिया और उनका पूरा टूलिंग उन्होंने इन हाउस कर लिया है। तो उनका अभी जो अधिकांश उपयोग है वो मोस्टली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन पर ही है कि हमारा पीछे का API वगैरह नहीं मिलना चाहिए, या जो हमारा पूरा बिजनेस लॉजिक है एप्लीकेशन का वो नहीं मिलना चाहिए, इस टाइप का उपयोग है। अब म्यूटेशन इंजन होता क्या है, ये बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम है जो इनपुट में एक प्रोग्राम लेगा, आउटपुट में दूसरा प्रोग्राम निकालेगा, दोनों का बिहेवियर सेम रहेगा लेकिन कोड अलग रहेगा। तो अगर मुझे 2 और 2 जोड़ना है, मतलब मुझे अगर आउटपुट में 4 चाहिए तो मैं 2 और 2 जोड़ करके निकालूं या 1 और 3 जोड़ करके निकालूं, खास फर्क नहीं पड़ता है। म्यूटेशन इंजन कंपाइल टाइम पे चल सकता है, जैसे ये ऑब्फुस्केटर LLVM है कि इससे हमने अपना C का या C++ का कोड कंपाइल किया और ये हमें वो क्या बोलते हैं VM को म्यूटेटेड बाइनरी देगा, या फिर हम अपने किसी स्टैंडर्ड कंपाइलर को ही फोर्स करें कि वो हर बार म्यूटेटेड कोड जनरेट करें, तो हमें कोई स्पेशल ट्यूलिंग नहीं चाहिए। लिंक टाइम का मतलब हुआ कि हमने कंपाइलर से कंपाइल करके ऑब्जेक्ट फाइल बना लिया, फिर जब हम उसको लिंक करने जाएंगे तो लिंकर उसके कोड को मॉडिफाई करेगा। पोस्ट प्रोसेसिंग स्टेज का मतलब ये जो थेमिडा और VM प्रोटेक्ट जैसे टूल्स हैं कि हमारी बाइनरी बन के रेडी हो गई, फिर हम उसको किसी और टूल को पास करेंगे कि वो उसको म्यूटेट करे, या फिर रन टाइम पर, मतलब बाइनरी है वो जब रन होगा तो रन टाइम पर खुद को म्यूटेट करेगा, अगली बार रन होगा तो वो फिर से खुद को म्यूटेट करेगा। और जो म्यूटेशन इंजन है वो एक सेपरेट बाइनरी में हो सकता है इन प्रोडक्ट्स की तरह या ये कंपाइलर की तरह, या फिर वो टारगेट का पार्ट हो सकता है। खास करके अगर रन टाइम पर करना है तो टारगेट में हमारा जो म्यूटेशन इंजन है वो उसके साथ लिंक रहेगा। मोटे मोटे तौर पर इसके कुल 3 कैटेगरी इसकी बनती हैं, जिसमें से पॉलीमॉर्फिक है, ओलिगोमॉर्फिक है और मेटामॉर्फिक है। पॉलीमॉर्फिक का मतलब है कि जो हमारा स्टब है, जो पार्ट हमारा वापस उसको म्यूटेट करके रन होने वाली स्थिति में लेके आएगा, वो स्टैटिक रहेगा।
केवल पेलोड हमारा बदलता रहेगा। और अगर आप में से कुछ लोगों ने शायद पैकर्स और वेक्टर्स इस्तेमाल किए होंगे तो वो पॉलीमॉर्फिक म्यूटेशन का बहुत अच्छा उदाहरण है। जिन्होंने नहीं किया है वो यूपीएक्स प्रोजेक्ट करके एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, उस पर एक नज़र डाल सकते हैं। वो बेसिकली आपकी एग्जीक्यूटेबल को कंप्रेस करके दूसरा एग्जीक्यूटेबल बनाएगा जो रन टाइम पर डीकम्प्रेस करके ओरिजिनल प्रोग्राम को रन करेगा। तो ये पॉलीमॉर्फिक म्यूटेशन है। इसका प्लस पॉइंट क्या है कि प्रोग्राम करना और डिबग करना आसान है। आसान है मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी कर लेगा, आसान है मतलब इन दोनों की तुलना में आसान है। लेकिन नुकसान क्या है कि स्टब इसका स्टैटिक है, तो उसकी वजह से डिटेक्ट भी आसानी से होता है, क्योंकि जो डिटेक्ट करने बैठेगा वो स्टैटिक स्टब लेके बैठेगा कि अगर हमको ये कोड दिख रहा है तो उसका मतलब है कि ये पैक्ड या क्रिप्टेड बाइनरी है। किसी ने चैट पे कुछ भेजा है, पीपीटी पीडीएफ, अरे भाई मिलेगा मिलेगा, अंत में सब मिलेगा। जो दूसरा है वो पॉलीमॉर्फिक म्यूटेशन है। इसमें और पॉलीमॉर्फिक में जो फ़र्क है वो मुख्य ये है कि स्टब और पेलोड दोनों बदलते रहेंगे। और इसका जो सबसे कॉमन तरीका है वो ये है कि जो हमारा पूरा कोड है जिसको हम म्यूटेट करने वाले हैं उसको हम कई सारे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और हर टुकड़े के कई सारे इम्प्लीमेंटेशन रहेंगे। फिर हम म्यूटेट करने के लिए उनके अलग अलग इम्प्लीमेंटेशंस को हम मिक्स एंड मैच करते हैं। तो ओवरऑल जो हमारा पूरा प्रोग्राम बनता है उसका बिहेवियर तो कंसिस्टेंट रहेगा, लेकिन इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन उसके बदलते रहेंगे। और कौन कौन से इम्प्लीमेंटेशन एक साथ इकट्ठे हुए हैं वो रैंडम रहेगा, तो वो पूरा कॉम्बिनेशन भी बदलता रहेगा। और जिस तरह का सिलेक्शन होगा उसी तरह का स्टब रहेगा। उदाहरण के लिए कि अगर मैंने अपना कुछ हिस्सा एनक्रिप्ट किया है, कुछ हिस्सा पैक किया हुआ है, कुछ को कोड मैंने पूरा ही रिप्लेस कर दिया है, तो अगर मेरा एनक्रिप्शन बदल गया है तो मेरा डिक्रिप्टर भी उसके हिसाब से बदल जाएगा। या अगर मैंने कंप्रेशन का एल्गोरिदम बदल दिया है तो डिकम्प्रेशन का भी एल्गोरिदम उसी हिसाब से बदल जाएगा। या अगर मैंने उसको इस तरह से किया है कि स्टैटिक में ऑर्डर अलग होगा लेकिन रन टाइम पर उसको रीऑर्डर करके रन किया हुआ है, तो उसकी रीऑर्डरिंग के हिसाब से भी इसका मेरा बदलता रहेगा। इसका खासियत ये है कि ये प्रोग्राम करने में उतना मुश्किल नहीं है, कंपैरेटिवली आसान है। अगेन मेटामॉर्फिक की तुलना में आसान है। और अच्छी बात क्या है कि स्टब हमारा बदलता जा रहा है, तो उसकी वजह से ये स्टैटिक स्टब वाला जो डिटेक्शन है वो इस पर काम नहीं करेगा। लेकिन इसमें भी थोड़े से डाउन साइड्स हैं, जैसे कि इसके जो वेरिएंट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स नहीं होंगे। 100, 150, 200 वेरिएंट्स में इसकी कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो हम इसको थोड़ा सा और खाद पानी दे करके थोड़ा ऊंची जगह पे जाते हैं। और जो हमारा अगला स्टेज आता है वो है मेटामॉर्फिक म्यूटेशन। और ये हम इंस्ट्रक्शन लेवल पर खेलते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा था कि पूरा कोड हमने अलग अलग टुकड़ों में तोड़ा हुआ है। हैकर 7 रेज्ड हैंड। यस सर, बोलिए क्या पूछना है आपको। भाई चैट में भी पूछ सकते हो, मैं चैट विंडो में खोल के ही रख लिया हूँ। तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि हमारा जो म्यूटेशन रहेगा वो इंस्ट्रक्शन लेवल पर रहेगा। हम अलग अलग फंक्शंस पे काम नहीं करेंगे, हम सीधे इंस्ट्रक्शन पर खेलना चालू करेंगे। और जो फिर हमारी आगे की टेक्निक्स आती हैं वो मोस्टली इसी पर आती हैं कि हम इंस्ट्रक्शन लेवल पर किस तरह से खेलें, किस तरह से उसको म्यूटेट करें। इसका डाउन साइड क्या है कि इसका प्रोग्रामिंग काफ़ी मुश्किल है और डिबग करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि सब कुछ सब जगह पे जाके नहीं फटेगा। कोई चीज़ हमारे टेस्ट केस पे चल रही है, हमने कुछ और उठा के म्यूटेट कर दिया, वो अभी तो चल रहा है लेकिन उसका कुछ ऐसा फीचर है जो बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं होता है, वो कहीं पे जा करके फट गया। तो अब उसको ये ढूंढना कि वो हमारे म्यूटेशन में फटा है तो एग्जैक्टली कहाँ पे हमने गड़बड़ किया है, ये निकालना बहुत बड़ा सरदर्द है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा प्लस साइड है वो ये है कि अगर म्यूटेशन स्ट्रांग है तो ऑटोमेटिक डिटेक्शन theoretically impossible है, as long as we are not watching the behavior। बेसिकली कि अगर मैं कोड दे रहा हूँ तो कोड के वेरिएंट्स को
देख करके बताना कि ये मैलिशियस है या नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। अगर रन किया तो फिर वो अलग स्टोरी है। तो अब जो हमारी आगे की टेक्निक्स हैं वो मेटामॉर्फिक पे ही हैं, जिसमें से पहले हम पॉलीमॉर्फिक लिखने का तरीका कवर करेंगे, फिर ऑलिगोमॉर्फिक पर आएंगे, फिर मेटामॉर्फिक पे आएंगे। तो अगर हमें पॉलीमॉर्फिक बनाना है तो इसमें हमारे 2-3 अलग-अलग केस बन जाते हैं। इसमें हमारा जो सबसे पहला केस है वो ये है कि हमारा पूरा जो पेलोड है वो अपने आप में पूर्ण है, उसको कोई और डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, और पोजीशन इंडिपेंडेंट है, मतलब कि उसको मेमोरी में हमने कहीं भी उठा के रख दिया तो वो वहाँ से चल पड़ेगा, उसमें हमको उससे ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में से कुछ लोग एक्सप्लॉयटेशन में इन्वॉल्व हैं तो आप ये पहचानते होंगे कि ये जो केस है ये बेसिकली हमारा शेल कोड वाला केस है, कि मतलब हमारा जो पेलोड है अगर उसको हम पूरा एक शेल कोड की तरह से बना सकें तो ये जो म्यूटेशन है वो हमारा सिंपलेस्ट केस में जाएगा। अब जो दूसरा केस है जो इससे थोड़ा सा जो है मुश्किल है वो ये है कि हमारा जो पेलोड है वो ELF बाइनरी है, लेकिन उसमें सारी डिपेंडेंसीज उठा करके हमने लिंक कर दी हैं, इंक्लूडिंग हमारा सी का रन टाइम, यानी हमारा जो glibc है या जो भी सी लाइब्रेरी का इम्प्लीमेंटेशन हम ले रहे हैं उसको भी हमने उठा करके स्टैटिकली लिंक कर दिया है, और जो बाइनरी का कोड है वो हमारा पोजीशन इंडिपेंडेंट है। तो उस ऐसे बाइनरी को डायनेमिकली लोड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बेसिकली हमें केवल उसके ELF हेडर्स ही पार्स करने हैं और उसके सेक्शंस को उठा के मेमोरी में रख देना है और वो वहाँ से रन हो जाएगा। उसके बाद जो केस आता है वो है कि डायनेमिकली लिंक्ड ELF बाइनरी है। अब इसको लोड करना है तो ये बाद में लोड होगा, पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि इसकी डिपेंडेंसीज कौन कौन सी हैं, फिर उन डिपेंडेंसीज की कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हैं, फिर उसका डिपेंडेंसी ग्राफ बनेगा, फिर टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग होगी, फिर उस सॉर्टेड ऑर्डर में उसको लोड करेंगे, फिर उसमें हमारा कोलिजन चालू हो जाएगा कि जो हमारा प्रेफर्ड बेस एड्रेस है वो पहले यूज हो चुका है, फिर हमको वहाँ पर रिलोकेशन करना है, रिलोकेशन करने के लिए हमको रिलोकेशन टेबल चाहिए, फिर उसके बाद हम बैठ करके उनके सिंबल्स पैच करना चालू करेंगे कि किसने किसमें से क्या इंपोर्ट किया है, किसको क्या एक्सपोर्ट किया है। वो फिर लंबी चौड़ी मगजमारी वाला हिसाब है। और सबसे त्रास वाला केस है कि डायनेमिकली लिंक तो है ही, लेकिन उसमें फिर थ्रेड लोकल स्टोरेज जैसी चीज़ें भी हैं। थ्रेड लोकल स्टोरेज मतलब कि कुछ ऐसा केस, ये एक मिनट, मतलब थ्रेड लोकल स्टोरेज का मतलब हुआ कि मेरा एक कुछ कोड है इस तरह का, और यहाँ पे मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल लिया, सपोज इंटीजर है, और ये इसका जो वैल्यू है वो किसी दूसरे फंक्शन का रिटर्न वैल्यू है। तो अब होगा क्या कि यहाँ तक आने के पहले ये फू वाला फंक्शन रन होना चाहिए, उसका वैल्यू यहाँ पे आना चाहिए, और ये जो काम होगा ये थ्रेड लोकल स्टोरेज की कॉल बैक के जरिए होगा, मतलब लोड टाइम पे ये भी देखना है। और ये कॉल करने के पीछे फिर अलग स्टोरी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रतिबंध हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो वो सब मगजमारी सुलटाना पड़ेगा। तो ये उससे भी ज़्यादा त्रास वाला काम है। किसी ने चैट पे कुछ भेजा है। So we need to run it in sandbox environment as we cannot predict by looking at the code whether it is malicious or not. हाँ बिल्कुल, सैंडबॉक्स में ही रन करना पड़ेगा। अब हम सबसे सिंपल केस से लिखना, पॉलीमॉर्फिक इंजन लिखना चालू करते हैं। खैर ये तो कुछ ज़्यादा ही आसान है, जिसमें हमको कुछ खास नहीं करना है। हमने अपना कोड रखा, जहाँ पर भी है उसकी पेज बाउंड्रीज हमने निकालनी, उसको हमने एग्जीक्यूटेबल परमिशन हमने मार्क कर दिया, और फिर हमको उसको रन कर देना है। अब या तो हम पहली बाइट पे जंप करें या कॉल करें, वो हमारी मर्जी है। और इसका फ़ायदा क्या है कि यहाँ पर हम इसको एनकोडेड रख सकते हैं, एनक्रिप्टेड, कंप्रेस्ड, किसी भी स्टेट में रख सकते हैं। उसको बस हमें डिकम्प्रेस या डिक्रिप्ट या डिकोड करना है, उसको उठा के हमें रन कर देना है। और पेलोड ज़रूरी नहीं है कि हमारा बाइनरी में ही हो, ये नेटवर्क से भी हम उठा सकते हैं, डेटाबेस से निकाल सकते हैं, या रजिस्ट्री में हमने स्टोर करके रखा हुआ है तो हम वहाँ से निकाल सकते हैं। वो पूरा हमारी मर्जी है। तो जो हमारा पेज बाउंड्रीज निकालने का तरीका है, ये जो तरीका है ये वैसे तो लाइनक्स का है, लेकिन विंडोज़ पर इसको आसानी से पोर्ट किया जा सकता है। तो पहले तो हमको पेज साइज चाहिए। आमतौर पर
लगभग 4 KB का एक पेज रहेगा, लेकिन गारंटीड नहीं है। हो सकता है दूसरा कुछ साइज हो, किसी ने कर्नल अपना वापस से बैठ के कंपाइल किया हो, तो उसके लिए इसको हम डायनेमिकली पहले पेज साइज निकालते हैं। फिर हम ये निकालते हैं कि पेलोड जहाँ से चालू हुआ है वो जो जिस पेज में है उसका स्टार्ट किधर है, और पेलोड जहाँ पर ख़त्म हुआ है उस पेज का एंड किधर है। तो स्टार्ट और एंड मिल गया, ये हमारा पूरा बाउंड्री हो गया जहाँ से हमारा पूरा पेलोड चालू होकर के ख़त्म हुआ है, और इसी पूरे रेंज में हमें मेमोरी परमिशन सेट करना है। तो उसके लिए सिंपल सा कॉल है एम प्रोटेक्ट करके, ये हमने स्टार्ट किया, टोटल नंबर ऑफ बाइट्स चिपका दी, कितने बाइट पे करना है। यहाँ पे थोड़ा लफड़ा है, लफड़ा ये है कि ये पूरा जो है पेज साइज के मल्टीपल में होना चाहिए, नहीं तो नहीं चलेगा। और यहाँ पे हमने जो है इसको रीड एट एग्जीक्यूट तीनों उठा करके दे दिया है। हम रीड और एग्जीक्यूट भी दे सकते हैं, वो भी चलेगा, बशर्ते हमको उसे इन प्लेस मॉडिफाई ना करना हो, या हम उसको पहले जो है अपना डिकोड डिक्रिप्ट करके उसके बाद कर सकते हैं, या हम पहले सारी परमिशन दे करके फिर हम उसको डिकोड या डिक्रिप्ट कर सकते हैं। दोनों ही तरीके चलेंगे। अब बफर को एग्जीक्यूट करना है तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये बेसिकली हमने क्या किया है कि ये हमारा पॉइंटर है और इसको हमने टाइप कास्ट कर लिया है फंक्शन पॉइंटर में, और उसके बाद इसी फंक्शन पॉइंटर से हम इसको कॉल कर ले रहे हैं। मतलब ये जो तरीका है ये हमारा कॉल वाला है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी पेलोड हमारा ख़त्म होगा, ये मानते हुए कि पेलोड का आखिरी इंस्ट्रक्शन रिटर्न का है, तो ये कंट्रोल हमें वापस अपने स्टब में मिल जाएगा कि हमारा पेलोड रन होकर के ख़त्म हो चुका है। तो इसका अगर पूरा कोड देखना हो तो ये खैर बहुत मुश्किल नहीं है। ये कुछ ऐसा दिखता है। ये हमारा पूरा कोड है जिसमें से ये इतना पार्ट मेरा पेलोड है जो मुझे रन करना है, जो कि मेरा एनकोडेड है, और एनकोडिंग भी बहुत सिंपल सा रखा है मैंने, सिंपल XOR एनकोडिंग रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले मैंने इसको वापस डिकोड किया है, फिर मैंने पेज साइज निकाला, फिर पेज चालू कहाँ हो रहा है वो निकाला। पेलोड मेरा बहुत छोटा है, एक पेज के अंदर आ जा रहा है इसलिए पेज का एंड किधर है वो निकालने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये लंबा है तो उतना करना पड़ेगा। तो ये पेज का स्टार्टिंग निकाल लिया, फिर मेमोरी पे परमिशन सेट कर दिया, एरर चेक कर लिया कि सेट हुआ है कि नहीं हुआ है, हो गया तो फिर इसको मैंने उठा करके रन कर दिया, बस इतना ही है। और ये जब रन होगा तो कुछ आउटपुट तो खैर नहीं देगा, क्योंकि ये एक्चुअली नेटवर्क पे बाइंड हो जाता है। एक मिनट, पोर्ट कौन सा है? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इसने पोर्ट पे बाइंड किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे सिंपल केस हो गया। अब हमारा आया जो बाकी के केस हैं उनको हम डील करना चालू करते हैं। जो सबसे सिंपल वाला केस था ELF वाला, उसमें इतना सब करना पड़ेगा। फिर बाकी केसेस में हमको और बहुत ज़्यादा दुनियादारी करनी पड़ेगी, लेकिन अब हम ठहरे भाई इंजीनियर लोग, और इंजीनियर आदमी कभी मेहनत नहीं करता है, और जो मेहनत करे वो कभी इंजीनियर नहीं होता है। तो हमने यहाँ पे आसानी वाला तरीका निकाल रखा है। शुड वी यूज विंडोज API Win32 फॉर ऑफेंसिव पर्पस, आर दे एनी गुड एट इट? भाई विंडोज टारगेट करना है तो Win32 API ही इस्तेमाल करना होगा, कोई और ऑप्शन भी नहीं है। लाइनक्स पे करना है तो पोजिक्स का API, मैक पे करना है तो जो मैक का अपना API है वो करना पड़ेगा। विंडोज के लिए फिर Win32 के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा, जो हमारा सबसे आलस वाला तरीका है, अभी इतना सब हो गया, फिर ये GOT PLT TLS कॉल बैक फलाना ढिमकाना सब करना पड़ेगा। फिर अगर आप में से कुछ लोग धार्मिक हैं तो भैया धूप बत्ती अगरबत्ती भी जला लेना, नारियल फोड़ लेना मंदिर पे, और इतनी मेहनत हमसे होती नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हम आलस वाला तरीका निकालते हैं। भाई इतना तो काम तो अपने से होगा नहीं, मेरा रिएक्शन ऐसे ही रहता है कि बस नहीं हो पाएगा। इतना मेहनत होता तो फिर क्या ही बात होती, हम भी किसी IIT से पढ़ के निकले होते। तो हम क्या करते हैं कि हम अपना ELF लोडर नहीं लिखेंगे,
हम एक सिस्कॉल इस्तेमाल करेंगे memfd create जो 3.17 और उसके ऊपर के कर्नल्स में है, पुराने कर्नल्स में नहीं है। लेकिन खैर 3.17 भी आज के टाइम पे बहुत पुराना हो चुका है, तो भी बहुत जगह पे memfd create मिल जाएगा। तो ये एग्जैक्टली करता क्या है कि ये नाम में ही दिया हुआ है कि ये मेमोरी का फाइल डिस्क्रिप्टर देगा, मतलब कि बैकएंड में ये हम बफर एलोकेट करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग हमें फाइल डिस्क्रिप्टर दे देगा, जिस फाइल डिस्क्रिप्टर को हम फाइल हैंडलिंग वाली एपीआईज में पास कर सकते हैं, रीड करने के लिए, राइट करने के लिए। तो जैसे जो हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट करने का तरीका है, उसको भी फाइल चाहिए, फाइल का पाथ चाहिए उसको। तो फाइल डिस्क्रिप्टर से फाइल का पाथ हमें मिल जाता है। वो पाथ हम उठा करके हम दूसरा एपीआई को पकड़ा देंगे जो प्रोसेस क्रिएट करेगा, और उसका नतीजा ये होगा कि हमने मेमोरी बफर में जो डाटा डाल के रखा हुआ है, जो भी ELF का कंटेंट हमने डाल के रखा हुआ है, वो एज प्रोसेस वो हमारा रन हो जाएगा। हमको ये पूरी मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी, इतनी सारी मेहनत से हम बच गए। और इसका जो तरीका है बहुत सीधा सीधा सा है। memfd क्रिएट करके हमको एक एफडी लेना है, फिर राइट की कॉल से हमको सारे कंटेंट उठा के पास कर देने हैं, और फिर हमको ये पाथ इस्तेमाल कर लेना है जिससे हम प्रोसेस क्रिएट करेंगे। ये हमारा फाइल सिस्टम का पाथ है। अब यहाँ पर जो डिसएडवांटेज हैं, स्टैटिक है, पहले हम बात कर चुके हैं, और मालवेयर एनालिस्ट लोगों को बड़ा पसंद आता है। नंबर ऑफ वेरिएंट्स बहुत लिमिटेड है, 8, 10, 15, 20 वेरिएंट ही निकलेंगे, उसमें भी सब स्टैटिक रहेगा। तो जो अपने मालवेयर एनालिस्ट हैं वो सब उठा के एनालाइज कर लेंगे, और पेलोड का रिकवरी भी आसान है। अब यहाँ पे ये जो दूसरा तरीका है, इसका कोड भी ऐसे बहुत सिंपल सा है। ये हमने किया हुआ है। यहाँ पे हमने पहले क्या किया कि हमने memfd क्रिएट से हमने फाइल डिस्क्रिप्टर लिया, फिर हमने उसमें डेटा उठा के राइट कर दिया है। उसके बाद ये हमने यहाँ पे सब उठा के पूरा राइट कर दिया, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि उसको हम उस पाथ से प्रोसेस उसका स्टार्ट कर रहे हैं execv syscall के जरिए, जो लाइनक्स का स्टैंडर्ड तरीका है। और जो हमारी पूरी फाइल रखी हुई है वो इस हेडर फाइल के अंदर है, जो कि मैंने उठा के जनरेट किया हुआ है ये। और ये जो कंटेंट है एक्चुअली अप टाइम वाला जो यूटिलिटी है, उसका ही कंटेंट मैंने उठा के भर लिया है इनकोडेड स्टेट में। तो ये एक जो कंटेंट है ये एक्चुअली या तो आप सी का कोड क्लिक करके जनरेट कर सकते हैं, नहीं तो XXD -IUSR बिन जो भी पाथ है, और इसको हमें उठा करके केवल किसी फाइल में राइट कर देना है, और ये हमको ऐसे कंटेंट उठा के दे देगा जो हम सीधे इंपोर्ट करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये जो रन होगा, एक मिनट, यहाँ पे दिया है कि इस पाथ से क्रिएट किया है, और अप टाइम पर मेरा ये आउटपुट भी आ गया कि हाँ अप टाइम कितना है। इधर मैं इसको वापस देख भी सकता हूँ कि हाँ ठीक है, आउटपुट मेरा ठीक ठाक आया हुआ है। तो ये हमारा दूसरा तरीका है जिसमें हम अपने बाकी सारे केस इत्मीनान से हैंडल कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि पॉलीमॉर्फिक इंजन तो हमारा डिटेक्ट हो गया, तो अब हम क्या करेंगे कि हम ऑलिगोमॉर्फिक लिखेंगे। और ऑलिगोमॉर्फिक लिखने का भी तरीका क्या है कि जो हमने यहाँ पर ये पूरा मगजमारी किया है memfd क्रिएट वाला है, हम इसी को इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारा जो पूरा पेलोड है उसको हमने अलग अलग टुकड़ों में तोड़ लिया है, अलग अलग टुकड़े अलग अलग शेयर्ड ऑब्जेक्ट में हैं, और उसको हम वापस वैसे ही memfd से लोड कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो हमारा DL ओपन DL सिम वगैरह का API है जो शेयर्ड ऑब्जेक्ट को डायनेमिकली लोड करेगा, उसको भी अगर हमने ये पाथ दिया तो वो भी उसी तरह चलता है जैसे हमने अपना प्रोसेस क्रिएट किया हुआ है। तो इस तरह से हम उसको कर सकते हैं। और उसका दूसरा फायदा क्या है कि जब जो ब्लॉक चाहिए हम केवल उतना ही हिस्सा ला करके मेमोरी में लोड करेंगे, और उसके बाद फिर हम उसको
मेमोरी से अनलोड कर देंगे, तो एक टाइम पर सारे कंटेंट मेमोरी में हमें मिलेंगे भी नहीं। इसमें भी वैसे ही 2-3 केस बन जाते हैं, जिसमें से पहला केस अपना शेल कोड जैसा है, दूसरा ELF शेयर्ड ऑब्जेक्ट का है, और तीसरा ये है कि जिसमें हमारा कुछ पार्ट शेल कोड जैसा रहेगा, कुछ पार्ट ELF जैसा रहेगा, और दोनों का खिचड़ी पका रहेगा। तो कुल मिलाकर के अगर ये नॉट सो सिंपल वाला केस भी है, तो इसमें हमारा ये जो 2 केस हैं जिसमें हमने ये तो जो अपना हमारा शेल कोड जैसा पार्ट है उसको हम इस तरह से अपना मैनेज कर सकते हैं, और जो हमारा ELF वाला पार्ट है उसको हम वापस MemFD से इस तरह से उठा के मैनेज कर सकते हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमको ओलिगोमॉर्फिक इंजन भी काफ़ी हद तक मिल जाएगा। और शेयर्ड ऑब्जेक्ट की जब बात आती है तो ठीक है, हमने लोड तो कर लिया, लेकिन उसके बाद का क्या? तो उसमें भी अपने पास 2-3 ऑप्शन हैं, जिसमें या तो हम फंक्शन को खुद से सर्च करके कॉल करें, मतलब हमने DL ओपन से हमने उसको लोड किया, फिर हम DL सिम से सर्च करें और फिर उसको हम फंक्शन पॉइंटर में टाइप कास्ट करके उसको कॉल करें, जैसे हमने पहले किया हुआ है। या फिर हम शेयर्ड ऑब्जेक्ट में किसी फंक्शन को मार्क कर सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्टर है, तो उससे क्या होगा कि जब वो शेयर्ड ऑब्जेक्ट लोड होगा तो लोड होने के तुरंत बाद वो फंक्शन अपने आप रन होगा, हमें उसको एक्सप्लिसिटली रन करने की ज़रूरत नहीं है। और इन दोनों तरीकों को हम कंबाइन भी कर सकते हैं कि अगर हमको कुछ इनिशियलाइजेशन करना है तो उसको हम ऐसा कर सकते हैं कि शेयर्ड ऑब्जेक्ट जब भी लोड हो तभी वो उसका इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट अपने आप रन हो जाए, जो हमें अलग से ना करना पड़े, और बाकी पार्ट हम अपना एज पर नीड बेसिस हम अपना रिजॉल्व करते रहेंगे और कॉल करते रहेंगे। और इसमें भी क्या है कि जो हमारे शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उनका भी सेम वही स्टोरी है कि एक ही काम के लिए हमारे पास कई सारे इम्प्लीमेंटेशन रहेंगे, और उनमें से हम अलग अलग टाइम पर अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन अपने पास उठाते रहेंगे। और इसमें एक चीज़ हम और कर सकते हैं, वो ये कि ये जो इक्विवेलेंट इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है इसको हम कई बार जनरेट कर सकते हैं। मतलब कि हमारे पास एक ही कोड है, लेकिन उससे हम कुछ और इम्प्लीमेंटेशन जनरेट कर पा रहे हैं। और जो इसका सिलेक्शन और मर्जिंग का चंक है वो या तो रन टाइम पे कर सकते हैं, या कंपाइल टाइम पे कर सकते हैं, या बिल्ड करने के बाद उसको किसी टूल से कर सकते हैं। वो पूरी तरह से वो हमारी अपनी मर्जी है। तो जो जो ऑटो जनरेशन वाला पार्ट है उसमें हमको 2-3 चीज़ें चाहिए, जिसमें से एक तो बूलियन अलजेब्रा है। फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे 2 नंबर जोड़ना है तो हम A+B करने की बजाय हम इस तरह से उसको कर सकते हैं, जो हमारा बेसिकली फुल एडर का सर्किट है। तो उसमें कैरी इन कैरी आउट हमको अलग अलग मिल जाएगा, सम हमें अलग मिल जाएगा। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह का कोई बूलियन एक्सप्रेशन है तो उसको हम इक्विवेलेंट नैंड सर्किट या इक्विवेलेंट नॉर सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या कुछ पार्ट को नैंड कुछ पार्ट को नॉर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और केवल इतना कर करके कि हमने जैसे मैंने क्या किया कि मैंने इस हिस्से को उठा के नैंड में किया, इसको नहीं किया, फिर इसको नॉर में किया, इसको कुछ नहीं किया, फिर इसको नॉर इसको नैंड में किया, या एक को नैंड एक को नॉर में किया। तो ऐसे मेरे 4-5 वेरिएशन तो एक ही लाइन में मेरे जनरेट हो जाने हैं। और जब हमारा कोड लंबा होगा, ऐसे एक्सप्रेशन हमारे कोड में कई जगह अगर पड़े हुए हैं, तो फिर हम अलग अलग टाइम पर अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि हमने बूलियन अलजेब्रा इस्तेमाल कर ली, और जहाँ पर भी हमारे अरिथमेटिक या लॉजिकल एक्सप्रेशन आए हुए हैं उसको हम इस तरह से उसके दूसरे इम्प्लीमेंटेशन हम जनरेट कराते जा रहे हैं। दूसरा जो कॉन्सेप्ट जो बहुत काम आता है वो है ट्यूरिंग इक्विवेलेंस का। ट्यूरिंग इक्विवेलेंस का मतलब ये है कि अगर हमारे पास 2 ट्यूरिंग मशीन्स हैं तो उनको इक्विवेलेंट हम तब बोलेंगे जब कोई भी चीज़ जो पहली मशीन पे हो सकता है वो दूसरी मशीन पे हो, और जो दूसरी मशीन पे हो सकता है वो पहली मशीन पे भी हो। अभी तक जितने भी ट्यूरिंग कंप्लीट सिस्टम पता हैं वो सारे ट्यूरिंग इक्विवेलेंट हैं, तो अभी उस फ्रंट पे हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे हमको क्या ढूंढना है कि हमारे पास ट्यूरिंग इक्विवेलेंस मतलब ट्यूरिंग कंप्लीटनेस हमारे पास कहाँ कहाँ पर है, और हम अपने कोड के कुछ हिस्सों को अलग अलग इक्विवेलेंट चीज़ों में हम बदल सकते हैं। फॉर एग्जांपल असाइनमेंट और कंडीशनल जंप का जो कॉम्बिनेशन है ये ट्यूरिंग कंप्लीट है। मतलब कोई भी प्रॉब्लम जिसे हम कंप्यूटर पर सॉल्व कर सकते हैं, एनी
सॉल्वेबल प्रॉब्लम, उसे हम असाइनमेंट और कंडीशनल जंप के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे केवल 2 नंबर जोड़ना है, जिसका उदाहरण मैंने यहाँ पर लिया था, तो उसको हम असाइनमेंट और कंडीशनल जंप से कर सकते हैं कि अगर पहला पैरामीटर 1 है, दूसरा पैरामीटर 2 है, तो आंसर 3 होगा। हालांकि ये बहुत एफिशिएंट नहीं है, काफ़ी मेमोरी खाएगा, टाइम खाएगा, लेकिन फिर भी ये हो जाएगा। तो कुछ पार्ट्स को हम असाइनमेंट और कंडीशनल जंप में बदल सकते हैं, या फिर ओपन सोर्स में कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो कुछ दूसरी लैंग्वेजेस में कोड जनरेट करेंगे। जैसे एक बड़ी फेमस लैंग्वेज है ब्रेनफक, इसका एक ही उपयोग है, बल्कि 2 उपयोग हैं। एक उपयोग ये है कि खोपड़ी का तेल निकालना, दूसरा उपयोग है कि ट्यूरिंग कंप्लीटनेस प्रूव करना, कि अगर हमें प्रूव करना है कि हमारा सिस्टम ट्यूरिंग कंप्लीट है कि नहीं है, तो ये बहुत कॉमन सा तरीका है कि हम ये सिद्ध करते हैं कि ये लैंग्वेज उस पर रन होगी कि नहीं होगी। अगर ये लैंग्वेज उस पर रन हो रही है तो फिर वो ट्यूरिंग कंप्लीट है। तो ऐसे कंपाइलर्स हैं जो सी का कोड लेंगे और ब्रेनफक का कोड जनरेट कर देंगे। फिर इसका इंटरप्रेटर बहुत आसान सा है, उसको हम अपने कोड में घुसा सकते हैं और कुछ पार्ट को हम वहाँ पे इंटरप्रेट कर सकते हैं। और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, फिर उस इम्प्लीमेंटेशन को भी हम घुमा सकते हैं बाकी ट्यूरिंग कंप्लीट सिस्टम्स में या बूलियन एक्सप्रेशंस में। इसके अलावा जो कुछ और तरीके हैं, अगर हमारे पास x86 का टारगेट है, इंटेल का चिप है या AMD का चिप है, तो इन पर मूव और XOR के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ट्यूरिंग कंप्लीट हैं, क्योंकि इनके जो एड्रेसिंग मोड हैं वो तो दर्जनों भर हैं और सबके अलग अलग साइड इफेक्ट हैं। तो कुछ हिस्से को हम मूव और XOR में कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे पास ऐसे सिस्टम्स भी हैं जिनको हम बोलते हैं सिंगल इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। जैसे मतलब कि उसमें एक ही इंस्ट्रक्शन रहेगा, 2 इंस्ट्रक्शन नहीं है, और उसी इंस्ट्रक्शन के पैरामीटर बदल बदल करके हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इनका फ़ायदा क्या है कि इनका जो एम्यूलेटर या इंटरप्रेटर है वो बहुत ही आसान है, मतलब एक ही इंस्ट्रक्शन ही इम्प्लीमेंट करना है। और इनके हम वापस इधर ये ब्रेनफक के इंटरप्रिटेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत कॉमन सा एक्सरसाइज है। मतलब अगर हम किसी सिंगल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर का प्रूफ या इम्प्लीमेंटेशन देखने जाएंगे तो 90% ऑफ टाइम यही रहेगा कि उस पार्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के जरिए ब्रेनफक का कोई इंटरप्रेटर लिखा रहेगा कि ये लैंग्वेज हमारी इस पे रन हो रही है, इसका मतलब है कि ये ट्यूरिंग कंप्लीट है। तो हम उसको भी उठा के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके जो उदाहरण हैं वो मैंने आगे दिए हुए हैं, कुछ 2-3 उदाहरण मैंने दिए हैं, जिसमें से एक उदाहरण ये है कि टॉगल ए एंड ब्रांच टू बी इफ रिजल्ट ऑफ टॉगल इज ट्रू, नहीं तो कोई जंप नहीं होगा। फिर दूसरा है सबलेक सब्ट्रैक्ट ए फ्रॉम बी एंड जंप टू सी इफ ए माइनस बी इज लेस देन और इक्वल टू 0 अदरवाइज देयर इज नो जंप। इसका ठीक उल्टा ऐड लेक है, जिसमें ए और बी ऐड करेंगे और अगर समेशन हमारा 0 या नेगेटिव है तो फिर हम सी पे जंप करेंगे। और कुछ और इस तरह के इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाएंगे, विकीपीडिया पे भी पड़े हुए हैं। ये तीनों मैंने वैसे विकीपीडिया से ही उठा के लिए हैं। जो कुछ टूल्स हैं उसमें एक तो ये है जो सी जैसी लैंग्वेज है, मतलब वो एग्जैक्ट सी नहीं है, लेकिन सी से मिलती जुलती लैंग्वेज है, जो इसको वो ब्रेनफक में कंपाइल करेगा। या दूसरा एक टूल है जो स्टैंडर्ड सी को ब्रेनफक में कंपाइल करेगा। इन दोनों में से किसी को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका नुकसान क्या है कि सब स्टैटिक नहीं है, वो एक अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स नहीं हैं, ट्रिपल डिजिट में ही जाएंगे, 100 200 300 वेरिएंट्स में कहानी ख़त्म हो जाएगी। और जो ये वेरिएंट जनरेट होंगे ये भी कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स पे ही जनरेट होंगे। तो ऐसे केस में मैलवेयर एनालिस्ट क्या करते हैं कि वो उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को ही एनालाइज करके रख लेते हैं और बाकी चीज़ों को वो उठा करके ऑटोमेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर किसी को पता है कि मैंने इस तरह की चीज़ें की हुई हैं, तो फिर वो इन चीज़ों पर ही ध्यान देगा कि इनमें हमें कुछ ऐसा पैटर्न दिख रहा है क्या। अगर वैसा है तो फिर उसके हिसाब से वो बाकी एनालिसिस ऑटोमेट करेंगे। तो ये इसका थोड़ा सा डाउन साइड है, और इतनी मेहनत करने के बाद भी हमको निराशा ही हाथ लग रही है। तो हम थोड़ा सा अपना गेम अप करते हैं और अब हम आते हैं मेटामॉर्फिक इंजन पर। एक मिनट भाई, चैट में क्या आया? Which technique should be useful for preventing antivirus heuristic analysis at runtime? Okay, भाई runtime analysis
इवेजन की टेक्निक्स थोड़ी अलग हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्थिति ऐसी है कि मैं उनके बारे में बात नहीं कर सकता, मतलब अलाउड नहीं है टाइप वाली स्थिति है। तो फिलहाल अभी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन बाद में कभी अगर ऐसी संभावना बनी कि मैं उन विषयों पर बात कर सकूं तो उन पर हम सेशन लेंगे। डू वी गेट रिकॉर्डिंग ऑफ दिस मीटिंग? शायद मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग है, तो मेरे ख्याल से यूट्यूब पे जाएगा, आप एक बार ऑर्गेनाइजर से चेक कर लीजिए। तो हाँ, अब हम यहाँ पे आते हैं मेटामॉर्फिक इंजन पर, जो कि हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग म्यूटेशन है। और यहाँ पर हम चालू हो जाते हैं कि हम इंस्ट्रक्शन लेवल पे काम करेंगे। तो यहाँ पे हमारी कुछ अलग टेक्निक्स आती हैं, जिसमें से हमारी सबसे पहली टेक्निक है वो है रजिस्टर स्वैपिंग। मतलब कि हमारे पास असेंबली का कोड है और उसमें जो रजिस्टर्स इस्तेमाल हुए हैं उसमें हम कुछ रजिस्टर्स को चेंज कर देंगे तो हमारा मशीन कोड बदल जाएगा। और ये सबसे आसान काम है, आसानी से इसको हम ऑटोमेट भी कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत बस इतनी सी है कि जो हमारा आर्किटेक्चर है वो सब कुछ किधर भी स्वैप करने की अनुमति नहीं देता। जैसे अगर हम x86 की ही बात करें तो कुछ रजिस्टर्स हैं जिनको हम स्वैप नहीं कर सकते, जैसे RSP हुआ, RBP हुआ या RIP हुआ, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। या कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनका सेट है कि वो एक पैरामीटर RSI में लेंगे, दूसरा RDI में लेंगे, तो उसमें भी फिर हम कुछ कर नहीं सकते। और कुछ और रजिस्टर्स हैं जो एकदम हार्ड कोडेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी उन पर प्रतिबंध है। जैसे RAX है तो वो सब जगह स्वैप आउट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमने फंक्शन कॉल किया है तो उसका रिटर्न वैल्यू RAX में ही जाएगा, और वो कहीं इस्तेमाल करना है तो हमें RAX ही रखना पड़ेगा, उसमें भी हम कुछ कर नहीं सकते। इसी तरह फंक्शन के पैरामीटर्स हैं, सिस्टम कॉल्स के पैरामीटर्स हैं, तो वो सब रजिस्टर्स हम अपनी इच्छा से उसको हम स्वैप नहीं कर सकते। तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है। तो अब उदाहरण के लिए ये एक कोड है जिसमें ये 4 जगह पे RAX इस्तेमाल हुआ है, जिसको हम बदल सकते हैं किसी दूसरे रजिस्टर से। तो उसको हमने बदल दिया है, जिसमें 2 जगह हमने RCX कर दिया है, 2 जगह RBX कर दिया है। अब यहाँ पर जो हमारा कोड है थोड़ा सा बदल गया, मशीन कोड थोड़ा सा बदल गया, लेकिन ओवरऑल बिहेवियर हमारा वैसा का वैसा ही बना हुआ है। ये हमारा रजिस्टर स्वैपिंग है। दूसरा जो टेक्निक है वो इंस्ट्रक्शन रीऑर्डरिंग का है। मतलब जैसे ये हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं, तो इसमें से हम इंस्ट्रक्शंस को ऊपर नीचे कर देंगे कि इस तरह से कि हमारा ओवरऑल इफेक्ट बरकरार रहे, जो हमारा प्रोग्राम का बिहेवियर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। इसमें दिक्कत ये है कि इसको ऑटोमेट करना असंभव तो नहीं है, लेकिन रजिस्टर स्वैपिंग से थोड़ा मुश्किल है। और किन्हीं भी 2 इंस्ट्रक्शन को हम केवल तभी रीऑर्डर कर सकते हैं जब उनके बीच में कोई डिपेंडेंसी ना हो। जैसे कि अगर ये 2 इंस्ट्रक्शन है तो इनको हम रीऑर्डर नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें डिपेंडेंसी है। डिपेंडेंसी कैसे है कि यहाँ पर हम राइट कर रहे हैं, यहाँ पर रीड कर रहे हैं, तो जो हम यहाँ राइट करेंगे वही यहाँ पर रीड करेंगे। अगर रीड पहले करने लगेंगे तो हिसाब बिगड़ जाएगा। लेकिन ये जो 2 इंस्ट्रक्शन हैं इनमें डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि एक में हम EDX में राइट कर रहे हैं, एक में RSI में कर रहे हैं, वो भी RBX से कर रहे हैं, तो EDX इसमें कहीं इस्तेमाल हो नहीं रहा है। तो इनको हम ऊपर नीचे कैसे भी कर सकते हैं। वही हाल EDI वाले का भी है कि इनको हम इन 3 को हम कैसा भी ऊपर नीचे किसी भी क्रम में रख सकते हैं, लेकिन रखना हमें कॉल के पहले ही पड़ेगा और इसके बाद ही पड़ेगा। मतलब ये हम केवल यही 3 इंस्ट्रक्शन इधर ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ प्रतिबंध हैं, तो इसकी वजह से ये रजिस्टर स्वैपिंग से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर यही 4 इंस्ट्रक्शन का उदाहरण लिया हुआ है और इसको हमने इस तरह से बदल दिया है कि ये जो पहला इंस्ट्रक्शन है वो इधर आ गया है, दूसरा यहाँ पर आ गए हैं, और बाकी ये इनका क्रम पलट करके इसको हमने यहाँ पे कर दिया है। तो अब यहाँ पर हमने यहाँ RAX रखा हुआ है, तो ये जो RAX है वो केवल यहीं पे इस्तेमाल हुआ है और कहीं हुआ नहीं है। RSI में यहाँ पर हमने राइट किया है और कहीं राइट नहीं किया है। EDI EDX का भी वही हाल है, और यहाँ पे हम इसको कॉल कर रहे हैं तो ये सब उसके पैरामीटर्स ही हैं। तो कुल मिलाकर के हमारा प्रोग्राम ऐसे चलता रहेगा। तो ये हमारा इंस्ट्रक्शन रीऑर्डरिंग है। अब हम आते हैं इंस्ट्रक्शन स्वैपिंग पर, जिसमें से क्या होगा कि यहाँ पर हम क्रम बदल रहे थे
और अब हम क्रम बदलने की बजाय हम इंस्ट्रक्शन हटा के उसकी जगह कुछ दूसरा डालेंगे। जैसे हमने यहाँ पे रखा है कि मूव EDX, 12, तो इसकी जगह हम कर सकते हैं कि EDX में हमने पहले 6 रखा, फिर हमने 2 से गुणा कर दिया, या पहले हमने 10 स्टोर किया, फिर हमने 2 ऐड कर दिया। जैसे यहाँ पर EX में हमने 0 रखा है, तो इसको हम जो है XOR में बदल सकते हैं, या यहाँ पर EDI में 1 है, तो इसको हम जो है XOR के बाद इंक्रीमेंट में बदल सकते हैं। तो इस तरह की हरकतें हम करते हैं इंस्ट्रक्शन स्वैपिंग में। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो ये है कि बहुत बार ऐसा होगा कि हमारा जो इंस्ट्रक्शन है उसको बदलने के लिए हमने एक इंस्ट्रक्शन रिप्लेस करने के लिए हमने 2 इंस्ट्रक्शन डाल दिए, या हमने 4 इंस्ट्रक्शन बदलने के लिए हमने 5 इंस्ट्रक्शन उसमें ऐड कर दिए। तो हमारा कोड का साइज है वो बदल जाएगा, और उसका नतीजा ये है कि जहाँ पर हमने मॉडिफिकेशन किया है उसके बाद वाले कोड में जितने भी ऑफसेट हैं वो हमारे बिगड़ जाएंगे। तो वो सारे ऑफसेट हमको निकाल करके वापस फिक्स करने पड़ेंगे, नहीं तो कोड हमारा गलत जगह जंप करेगा, फिर हिसाब बनेगा नहीं। तो ये इसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत है, और इसका उदाहरण भी हमारा जो सैंपल कोड है वो वैसे वही है जो हम सब जगह लेते आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इन 3 इंस्ट्रक्शंस को बदल के दूसरे इंस्ट्रक्शन के साथ किया है, और इसमें जो हमारा पहला इंस्ट्रक्शन है उसकी जगह हमने 2 डाला है कि EDX में 6 रखा है, फिर हमने उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया है शिफ्टिंग के जरिए, हमने उसको बिटवाइज शिफ्ट किया हुआ है लेफ्ट में, और उसका जो इफेक्ट रहेगा वो बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई का ही रहेगा। हालांकि यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन का भी इंस्ट्रक्शन रख सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। इसी तरह से EDI में 1 है तो उसको हमने XOR EDI, EDI, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, फिर हम उसको इंक्रीमेंट करके हम उसको 1 कर देंगे, तो वापस उसका इफेक्ट वैसे ही रहेगा। और यहाँ पर हमने EX में 0 रखा है, उसको हम XOR कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हमने यहाँ पर 3 इंस्ट्रक्शन बदलने के लिए 2, 4, 1, 5 इंस्ट्रक्शन ऐड किए। हमारा कोड का साइज 2 इंस्ट्रक्शन से बढ़ गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग जितनी भी बाइट्स जनरेट हों, तो ये हमारा इंस्ट्रक्शन स्वैपिंग है। जो अगला टेक्निक है वो जंक इंसर्शन का है। जंक इंसर्शन का मतलब हुआ कि हमारा ये जो कोड है इसके बीच में हम कुछ एक्स्ट्रा कोड घुसाएंगे जो बेसिकली कुछ नहीं करेगा सिवाय CPU साइकिल वेस्ट करने के और कोड को लंबा करने के। और ये काम सबसे आसान है, बस हमको ये ढूंढना है कि इतना ध्यान रखना है कि किसी ऐसे रजिस्टर में हमको नहीं छेड़ना है जो कहीं इस्तेमाल हो रहा हो, या फिर जो हमने छेड़ा हुआ है वो छेड़े हुए को हम वापस रिवर्स भी करेंगे। अगर हमने किसी में 1 जोड़ दिया है तो बाद में जाकर के हमको 1 घटाना भी पड़ेगा। तो इसको जंक इंजेक्ट करना सबसे आसान है, लेकिन दिक्कत क्या है कि उसके बाद कोड हमारा बहुत तेज़ी से फैलने लगेगा। तो अगर हम जंक डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं कहीं पर कि ये पार्ट जंक है, इसको हटाना है, तो हमारा कोड फिर इंडेफिनिटली फैलता जाएगा, और नतीजा ये होगा कि जो हमारा हेलो वर्ल्ड का कोड था, जो कि एक्चुअली हेलो वर्ल्ड का ही कोड है, वो हमारा फैल करके हो गया है 2 GB का, और ये स्थिति हमें नहीं चाहिए। तो ये इसके साथ थोड़ी दिक्कत है। तो जंक एक्सटेंशन का उदाहरण ये है, और इसमें हमने ये कुछ लाइनें ऐड कर दी हैं। जैसे यहाँ पर RCX को 0 कर दिया है, फिर स्टैक पे डाल दिया है, फिर इंक्रीमेंट कर दिया, फिर डिक्रीमेंट कर दिया, फिर पॉप कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये 0 हो गया, फिर 1 हुआ, फिर 0 हो गया। कुल मिलाकर के कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि RCX और कहीं इस्तेमाल हो नहीं रहा है। और ये पुश किया तो हमारा स्टैक चेंज हो गया, पॉप किया तो वो जो स्टैक पे डाला था हमने वापस निकाल लिया। और यहाँ पर RAX RCX, ओके, यहाँ पे जो हमारा मूव AX, 0 है, RCX हमारा फिर से 0 हो चुका है, तो यहाँ पर हम उसकी वैल्यू को RAX में कॉपी कर लेते हैं। तो ये बेसिकली हमारा जंक इंसर्शन वाला पार्ट है, जिसमें से इसको हम इंस्ट्रक्शन स्वैपिंग में रख सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम एक बार में एक ही टेक्निक रखेंगे, हम इन सबको मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं। जो अगला टेक्निक है वो कंट्रोल फ्लो ऑब्फुस्केशन का है। बेसिकली कि जो हमारा कोड है वो अगर हमने उसको किसी डिसअसेंबलर में रखा है, IDEA Pro जैसे किसी में, तो वो हमको कुछ ग्राफ दिखाता है कि ये कोड है, ये कोड है, यहाँ से इफ है तो इधर जाएगा, एल्स है तो उधर जाएगा, लूप है तो वापस ऊपर जाता हुआ एरो बना रहेगा। तो ये जो है वो हमारा कंट्रोल फ्लो है। तो कंट्रोल फ्लो ऑब्फुस्केशन में हम क्या करते हैं कि हम उसको उठा के बिल्कुल एकदम जलेबी जैसा बना देते हैं कि फिर आदमी बेचारा ढूंढता रहे
कि करना क्या है। मतलब अगर मुझे मुंबई से दिल्ली जाना है तो पहले मैं कन्याकुमारी जाऊँगा, कन्याकुमारी से भुवनेश्वर चला जाऊँगा, भुवनेश्वर से वापस कवरत्ती चला जाऊँगा, कवरत्ती से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से दिल्ली जाऊँगा। तो जो मुझे ढूँढ रहा होगा उस बेचारे को भी इतनी लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर क्या है कि इसका ऑटोमेशन थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि जो हमारा एग्जिस्टिंग कोड है पहले हमको उसका ही कंट्रोल फ्लो ग्राफ निकालना पड़ेगा कि उसमें कंट्रोल कैसे कैसे गया हुआ है। और इसमें भी क्या है कि अगर हम एक बार में एक फंक्शन लेके चलते हैं कि हम एक बार में एक ही फंक्शन को म्यूटेट करेंगे तो थोड़ा सा आसान है, लेकिन अगर हमने फंक्शन के बाहर हम कूद गए कि हम कई सारे फंक्शंस को लेकर के एक साथ खेलना चालू करेंगे तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि किसी भी फंक्शन को कहीं से भी कॉल किया रहेगा तो उसको हमको बैठाना पड़ेगा कि जो हमारा फाइनल कंट्रोल फ्लो है उसमें हमारे फंक्शंस एज इट इज बचे रहें कंट्रोल फ्लो की खिचड़ी पकने के बाद भी, और वो मतलब नॉन ट्रिवियल प्रॉब्लम है। तो कंट्रोल फ्लो ऑब्फस्केशन का उदाहरण ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैंने बोल्ड किए हुए हैं, जिनको हम थोड़ा सा घुमाना चालू करेंगे। तो अभी जो हमारा कोड है वो बिल्कुल सिंपल सा है, एकदम स्ट्रेट लाइन में आते जा रहे हैं। यहाँ पर हमने एक जंप मारा है जो हमारा राइट का कॉल है, फिर वहाँ से घूमते फिरते कंट्रोल वापस आएगा और फिर ये यहाँ से हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा है। अब इसी को हमने मॉडिफाई कर दिया है इस तरह से। अब हम यहाँ से चालू करेंगे, फिर हम जंप L10 पे गए हैं, यानी यहाँ पर, यहाँ से हम आएंगे 11 पर, यानी इधर, यहाँ से इधर, फिर 12 इक्वल मतलब बैक टू हियर, फिर यहाँ से 13 मतलब वापस यहाँ पर, फिर यहाँ से 14 यानी इधर, यहाँ से आए तो 15 यानी वापस इधर। तो हमारा जो हिसाब बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन में चल रहा था वो हम पूरा ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ घूम रहे हैं। तो ये हमारा कंट्रोल फ्लो ऑब्फस्केशन है। अब यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है, ओके। तो अब जब हम अपना मेटामॉर्फिक इंजन लिखना चालू करेंगे तो हमें मोटा मोटा ये सारी टेक्निक्स हमें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। हम किसी को छोड़ नहीं सकते, हमको सब कुछ देखना पड़ेगा। हमको स्वैप भी करना है, ऑर्डर भी करना है, कंट्रोल फ्लो भी घुमाना है, डाटा डिपेंडेंसी भी देखना है, तो वो सब हमें करना पड़ेगा। और इसका नुकसान क्या होता है कि जो हमारे मेटामॉर्फिक इंजन है वो बेसिकली किसी एक आर्किटेक्चर के साथ टाइटली कपल्ड रहेंगे, क्योंकि अगर मुझे x86 के लिए लिखना है तो फिर मुझे उसके सारे कंस्ट्रेंट्स देखने पड़ेंगे। अब अगर मुझे ARM के लिए लिखना है तो मेरा x86 वाला कोड उधर कुछ खास काम का नहीं है। ARM के लिए मुझे मोटा मोटा पूरा नए सिरे से ही लिखना पड़ेगा। तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पोर्टेबल भी नहीं है। फिर अगर मुझे बहुत सारी डिवाइस टारगेट करनी है जिनमें अलग अलग CPU हैं, अलग अलग इंस्ट्रक्शन सेट हैं, तो फिर ये बहुत बड़ा सरदर्द बन जाता है। और जो उसके साथ प्रॉब्लम है वो जंक एनालिसिस वाली है। वो बेसिकली खास करके उसका रिमूवल बहुत मुश्किल है, और इसमें अगर गड़बड़ हुआ तो जो म्यूटेटेड कोड रहेगा वो इरेटिक बिहेवियर दिखा सकता है। तो इसके लिए जो सबसे कॉमन तरीका है वो ये है कि हम सेम बेस से स्टार्ट करते हैं। मतलब हमारा बेस यही रहेगा हर बार, लेकिन हर बार हम जंक अलग अलग डालेंगे और अलग अलग जगह पे डालेंगे, तो उसमें ये दिक्कत नहीं रहेगी कि हमारा कोड फैलता जा रहा है या हम गलत कोड उठा करके कहीं पर रिमूव कर रहे हैं। तो ये दिक्कत हमारे साथ नहीं रहेगी। जो अगली समस्या है वो ये है कि कंट्रोल फ्लो एनालिसिस, डिपेंडेंसी एनालिसिस ऑप्टिमाइज असेंबली पे ट्रिवियल नहीं है। मतलब कि अगर हमने कंपाइलर का आउटपुट ले लिया फिर उसको हम प्रोसेस करने बैठे तो फिर सर हमेशा दुखता ही रहेगा। और उसमें भी दिक्कत क्या है कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हैं जिनके साइड इफेक्ट रहेंगे। जैसे कि हमारा x86 में जो एंड इंस्ट्रक्शन है तो वो हमारे कुछ फ्लैग क्लियर करेगा, कुछ को सेट करेगा, कुछ को छोड़ देगा, कुछ को अनडिफाइंड स्टेट में रखेगा। ठीक है, तो अब जैसे ये है कि कुछ तो उसने चेंज किए। अच्छा, और फिर उसके बाद दिक्कत क्या है कि सब कुछ डिफाइंड भी नहीं है। जैसे कि अगर हमने एंड इंस्ट्रक्शन यूज किया है तो AF फ्लैग अनडिफाइंड है, मतलब कि हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते कि उसका वैल्यू पहले क्या था अभी क्या है। वो कुछ भी हो सकता है, वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, उस पर हमको कुछ माने मतलब नहीं निकालना है। और फिर इसमें सरप्राइजिंग पार्ट्स भी आ जाते हैं कि जैसे एंड हमारा सब फ्लैग वगैरह सेट कर रहा है और भी सेट करेगा ही करेगा, लेकिन जो नॉट इंस्ट्रक्शन है वो फ्लैग सेट नहीं करता।
तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ये सब हमको किधर मिलेगा? इंस्ट्रक्शन CPU के इंस्ट्रक्शन मैनुअल में। और हर इंस्ट्रक्शन सेट के साथ ऐसे कुछ ना कुछ चौंचले हैं जो इन चीज़ों को काफ़ी मुश्किल कर देते हैं। और फिर जो सबसे दुखड़े वाली बात है वो ये है कि हम किसी भी फंक्शन पर कोई सा भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चिपका सकते। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास कोई शेयर्ड ऑब्जेक्ट है, उसमें कुछ फंक्शन है जो एक्सपोर्टेड नहीं है, मतलब वो शेयर्ड ऑब्जेक्ट के बाहर से कॉल नहीं हो सकता, तो उसका फिर हम कुछ भी करें उसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई फंक्शन है जो एक्सपोर्टेड है, मतलब शेयर्ड ऑब्जेक्ट के बाहर से भी कॉल हो सकता है, तो फिर उस पर प्रतिबंध लग जाएंगे। फंक्शन के नाम में हम कुछ खास नहीं कर सकते, उसके पैरामीटर में हम चेंज नहीं कर सकते, कॉलिंग कन्वेंशन में हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर पूरा इंटरनल है तो ठीक है, कॉलिंग कन्वेंशन में हम 3-5 कर सकते हैं, पैरामीटर अलग जगह से उठा सकते हैं, जितनी जगह कॉल किया है उतनी जगह कोड हम बदल सकते हैं। लेकिन अगर वो बाहर से कॉल हो रहा है तो फिर ये सब सीधा सीधा इम्पॉसिबल है, हम कर ही नहीं सकते। तो ये भी मेटामॉर्फिक कोड के साथ थोड़ी सी समस्या वाली बात है। तो अब जाहिर सी बात है, इतना सब कष्ट वाली बातें सुनाने के बाद मैं किसी को बोलूँगा कि बस मेटामॉर्फिक इंजन लिख दे, तो फिर तो गाली देगा कि अरे नहीं होने वाला है भाई। तो अब यहाँ पे 2-3 तरीके हैं कि एक तो ये है कि हम जो हमारा सबसे तकलीफ वाला तरीका है कि हम असेंबली आउटपुट ले लिए कंपाइलर का, उसको मॉडिफाई करने बैठे। दूसरा तरीका क्या है कि हमने अपना कंपाइलर ही बना लिया, जो जैसे स्नैपचैट का केस है, हम उसको C++ का कोड उसी से कंपाइल कर रहे हैं, वो हमको म्यूटेटेड बाइनरी दिया जा रहा है। और तीसरा तरीका है कि हम अपने कंपाइलर को ही फोर्स करें कि वो जो है हमको क्या करे, म्यूटेटेड कोड दे, मतलब हमको स्पेशल कंपाइलर ना रखना पड़े। अगर हमने GCC रखा है तो हम उसी से कर लेंगे, या LLVM का कंपाइलर है तो दैट इज़ ओके, हमको उसमें कुछ पैच वैच नहीं करना है। तो हम जो विधि लगाएंगे वो यही तीसरी वाली विधि है, क्योंकि पहला वाला हमारी औकात के बाहर है, दूसरा वाले के लिए पैसे नहीं है, तो तीसरा वाला ही इकलौता ऑप्शन है। तो अब जो हमारा ये जो तीसरा पार्ट है, ये कि कंपाइलर को ही फोर्स करें, ये हमारा बेसिकली कंपाइल टाइम म्यूटेशन में आता है। और इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हमारा जो बिल्ड का प्रोसीजर है उसमें कुछ बढ़ेगा नहीं। हमारा जो पहले था कि कंपाइल लिंक बस उतना ही है, हमको कोई दूसरा टूल नहीं घुसाना है, कुछ चेंज नहीं करना है। हमको टारगेट कोड में पूरा म्यूटेशन इंजन भी नहीं घुसाना है। तो बेसिकली अगर हमको दूसरा म्यूटेशन चाहिए तो हम बस क्या बोलते हैं उसको, दोबारा कंपाइल करेंगे और वो हो जाएगा। फिर हमको डायरेक्ट असेंबली भी जनरेट नहीं करना है, कंपाइलर ही करेगा। इसका मतलब ये है कि हम एक ही कोड में कई सारे आर्किटेक्चर भी संभाल सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमको इंटेल पे ही अटक के रहना है या ARM पे ही अटक के रहना है। तो वो सारा हेडेक कंपाइलर का, जैसे अगर हमने GCC लिया तो अब वो इंटेल पे भी चलता है, ARM पे भी चलेगा, मिक्स का भी कोड देगा, AVR का भी कोड देगा। तो हमारा जो म्यूटेशन है वो इन सब पे चलेगा, हमको अलग अलग इंस्ट्रक्शन सेट पे मगजमारी करने का जरूरत नहीं है। तो इसका जो सबसे अच्छा पार्ट, जो मतलब अच्छा पार्ट है, वो ये है कि कंट्रोल फ्लो, डाटा डिपेंडेंसी, ग्राफ का एनालिसिस हमें नहीं करना है, कंपाइलर करेगा। दूसरा अच्छा पार्ट क्या है कि या तो हम इसको ऑलिगोमॉर्फिक म्यूटेशन तक रख सकते हैं या पूरा मेटामॉर्फिक तक ले जा सकते हैं। सबसे अच्छी बात, हमको कई सारे आर्किटेक्चर सपोर्ट ही नहीं करने हैं, क्योंकि कंपाइलर वो करके देगा ही। तो अब जो हमारा कंपाइल टाइम म्यूटेशन इंजन है उसका डेफिनेशन थोड़ा सा अजीब सा है। अगर आप में से किसी ने इंसेप्शन मूवी देखी हो तो ये उससे रिलेटेड है कि बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम है जो एक प्रोग्रामेबल लैंग्वेज में लिखा गया है, जहाँ पर हमारा प्रोग्राम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही प्रोग्राम कर रहा है, फिर उस प्रोग्राम की ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे जो हर उस प्रोग्राम को रिप्रोग्राम करेगा जिसके साथ वो अटैच हो रहा है। मतलब सपने में सपना, फिर उस सपने में एक और सपना, सीधी सीधी हिसाब ये है। अब यहाँ पर क्या है कि हमको जो इसके टूल्स चाहिए, तो जो सबसे पहला टूल चाहिए वो है मेटा प्रोग्रामिंग। मेटा प्रोग्रामिंग का मतलब है कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही प्रोग्राम कर रहे हैं। मतलब अगर मैंने पाइथन में कुछ कोड लिखा तो मैंने पाइथन में प्रोग्राम किया, पाइथन को प्रोग्राम नहीं किया। पाइथन को प्रोग्राम करने का मतलब हुआ कि मैं पाइथन का बिहेवियर ही बदल रहा हूँ। पाइथन में मैं कुछ उसकी लैंग्वेज में ही मैं कुछ फीचर
ऐड कर रहा हूँ या कुछ ही स्पेसिफिक फीचर का बिहेवियर में चेंज कर रहा हूँ, फिर वो जो हमारी मॉडिफाइड पाइथन है हम उसमें अलग कोड लिखेंगे, फिर वो वापस पाइथन को जाके उल्टा मॉडिफाई करेगा। तो ये जो कैपेबिलिटी है ये मेटा प्रोग्रामिंग कहलाती है, और ये बहुत थोड़ी सी लैंग्वेजेस में है। ये मतलब बहुत अच्छी बात तो नहीं है कि थोड़ी सी लैंग्वेजेस में है, लेकिन फिलहाल यही है। तो अब अगर बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा सा एग्जांपल लेना हो, तो अगर आप में से किसी ने जावा या डॉटनेट इस्तेमाल किया हो तो उसमें रिफ्लेक्शन वाला पार्ट आता है, जिसमें हम किसी बाइनरी को लोड करके उसके ऑब्जेक्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि क्या क्या क्लासेस डिफाइंड हैं, क्या क्या फंक्शंस डिफाइंड हैं, क्या क्या पैरामीटर लेगा, क्या रिटर्न करेगा, फिर उसके बेस पर हम अपना कोड वगैरह जनरेट करके कॉल करा सकते हैं। तो ये जो रिफ्लेक्शन है ये मेटा प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा वीक फॉर्म है। कुछ लैंग्वेजेस और हैं, जैसे एक्शन स्क्रिप्ट है, जहाँ पर हम फंक्शन को इवेल्युएट करके रन टाइम पर ही नए फंक्शन जनरेट कर सकते हैं। ये बेसिकली फंक्शनल प्रोग्रामिंग की तरफ जाने वाला पार्ट है। तो ये भी मेटा प्रोग्रामिंग का एक स्पेसिफिक टाइप है। और जो तीसरा पार्ट है जिसमें हमको मेटा प्रोग्रामिंग अक्सर देखने को मिलता है, वो ये है कि प्रोग्राम खुद को रन टाइम, मतलब जिस टाइम पे प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो रहा है या इंटरप्रेट हो रहा है, उस टाइम पर वो खुद को म्यूटेट करता रहेगा। जैसे जो सबसे फेमस एग्जांपल है वो लिस्ट का है। तो लिस्ट में क्या है कि डाटा और कोड का कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, डाटा ही कोड है, कोड ही डाटा है। तो उसमें इसका नतीजा क्या होता है कि जो लिस्ट के प्रोग्राम्स रहते हैं उस वो बेसिकली लिस्ट को ही रीप्रोग्राम करके फिर रीप्रोग्राम की हुई लिस्ट में बाकी का कोड लिखते हैं। अगर सी इस्तेमाल किया है तो उसके जो प्री प्रोसेसर मैक्रोज हैं वो मेटा प्रोग्रामिंग का बहुत वीक वर्जन है। और अगर थोड़ा ठीक ठाक चाहिए तो सी प्लस प्लस में जो टेम्पलेट्स वाला पार्ट है वो मेटा प्रोग्रामिंग की काफ़ी सारी कैपेबिलिटीज दे देता है। मतलब लिस्ट के बाद अगर कोई दूसरा ऑप्शन है जिसमें हमको पावरफुल मेटा प्रोग्रामिंग मिल रहा है, तो फिर वो ले दे करके सी प्लस प्लस ही है। और सी प्लस प्लस भी लिस्ट जितना पावरफुल नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे काम भर को काफ़ी है। और अगर इससे ज़्यादा पावर चाहिए तो फिर हम अपना मेलवेयर लिस्ट में उठा करके लिख सकते हैं। तो अब मेटा प्रोग्रामिंग हो गया, हमको मिल गया कि सी प्लस प्लस में है इस तरह का कैपेबिलिटी। तो फिर हम टेम्पलेट्स पे आते हैं, और टेम्पलेट बेसिकली क्या करते हैं कि कोड जनरेट करने का तरीका देते हैं। अब जैसे अगर हमको एक ही कोड को 10 जगह इस्तेमाल करना है, मतलब कोड हमारा सेम है, तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट करते हैं फंक्शन में कि हमारा सेम कोड n नंबर ऑफ टाइम्स कॉल होगा। लेकिन कोड अगर हमारा सेम ना हो करके सिमिलर है, मतलब काफ़ी हद तक चीज़ें एक जैसी हैं लेकिन एकदम एक जैसी नहीं है, कहीं कहीं परिवर्तन है, तो वहाँ पर फिर हम टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हैं और बाकी का कोड कंपाइलर अपना कंपाइल टाइम पे जनरेट करके उसको लिंक कर देगा। How to get the slide? Slide will be shared after the speech. तो अब यहाँ पर क्या है कि हम फंक्शन और क्लास दोनों के ही टेम्पलेट बना सकते हैं, और टेम्पलेट्स ट्यूरिंग कंप्लीट हैं। मतलब जो हम स्टार्टिंग में इधर कवर कर रहे थे, ये ट्यूरिंग इक्विवेलेंस वाला पार्ट, वो हमारा इधर काम आएगा, क्योंकि हमारे जो टेम्पलेट्स हैं वो ट्यूरिंग कंप्लीट हैं। और इसका मतलब ये है कि हम जो कुछ भी करना चाहें काफ़ी हद तक केवल टेम्पलेट्स में हम कर सकते हैं। और इसमें से कुछ टेम्पलेट्स हैं जो पूरी तरह से कंपाइल टाइम पे ही इवेल्युएट हो जाएंगे, कुछ हैं जो कोड जनरेट करेंगे और वो कोड रन टाइम पे रन होगा, कंपाइल टाइम पे पूरा इवेल्युएट नहीं हो सकता। तो अब यहाँ से हम आते हैं अपना दूसरे टूल पे, और वो है const expr। ये बेसिकली कीवर्ड है जो डिनोट करता है कि जो हमारा एक्सप्रेशन है वो कंपाइल टाइम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, जो कंपाइल टाइम पे पूरा पूरा इवेल्युएट हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक तरह का हिंट है कंपाइलर के लिए कि ये जो टेम्पलेट वाला कोड है इसको कंपाइल टाइम पे पूरा इवेल्युएट करना है। और अगर ऐसा कोड कंपाइल टाइम पे इवेल्युएट नहीं हो सकता तो फिर कंपाइलर एरर देगा। अगर हमने const expr नहीं रखा है तो फिर कंपाइलर कोड जनरेट कर देगा जो रन टाइम पे रन होगा। ठीक है, लेकिन अगर कोड ऐसा है कि जो कंपाइल टाइम पे इवेल्युएट हो सकता है लेकिन हमने ये नहीं दिया है, तो फिर
वहाँ पे फिर वो चांस वाली बात आ जाती है कि कंपाइलर की मर्जी है कि वो कंपाइल टाइम पे इवैल्यूएट करे या कोड जनरेट करे, एंड बोथ विल बी वैलिड एज फार एज स्टैंडर्ड इज कंसर्न। ये इस कीवर्ड का जो इसको जो पहली बार डिफाइन किया गया है, इसका उद्देश्य यही था कि जहाँ पर कोड हमारा कंपाइल टाइम पे इवैल्यूएट हो सकता है वहाँ पर हम ये कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं ये डिनोट करने के लिए कि ये कंपाइल टाइम पर ही इवैल्यूएट होना चाहिए, रन टाइम के लिए कोड जनरेट नहीं करना है। तो ये हमारा दूसरा टूल है। फिर हमारे कुछ स्टैंडर्ड मैक्रोज हैं, जैसे टाइम का है जो हमारा करंट टाइम देगा जिस टाइम पे भी हम कंपाइल करेंगे, डेट का है, ऐसे फाइल का है, लाइन नंबर का है। तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ ऐसे मैक्रोज इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमको थोड़ा सा रैंडमनेस देंगे। और उसके बाद जो हम सबसे पहला अपना टूल लिखेंगे, जो अगला टूल हमें चाहिए वो है कि रैंडम नंबर जनरेटर, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमारी रैंडमली होने वाली हैं, तो उसके लिए हमको रैंडम नंबर चाहिए, वो भी कंपाइल टाइम पे चाहिए। वो रेडीमेड नहीं है तो हम अपना बनाएंगे। तो जो हमारा कंपाइल टाइम PRNG है, एक मिनट इसका कोड किधर है भाई, इसका कोड कहीं पर तो रखा है। तो जो हमारा कंपाइल टाइम PRNG है वो बेसिकली हम वापस टेम्पलेट और कांस्टेंट एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे। C++ के टेम्पलेट्स इस्तेमाल करने ही वाले हैं। जो हमारा सीड है वो टाइम होगा, ये जो हमको करंट टाइम देगा, और इसके बाद हम पार्क मिलर का एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जो हमारा सीड निकालने का तरीका है वो ये है कि हमने पहले करंट टाइम उठा लिया, कॉन्स्ट एक्सप्रेशन मतलब कि जो हमारा बफर है ये कंपाइल टाइम पे इस्तेमाल होने वाला है। फिर हमने डिजिट से इंटीजर में कन्वर्ट करने का कोड लिखा जो कॉलेज टाइम पे लगभग सबने किया होगा। फिर हम जो है डिजिट से इंटीजर बनाएंगे। तो अब हमारे पास ये बफर है, उसके अलग अलग इंडेक्स हमने ले लिए, सबके हमने डिजिट निकाल लिए। फिर हम जो है उनका गुणा भाग करके हम पूरा अपना एक नंबर बनाते हैं जो कि हमारा सीड है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, इसी में करेक्ट। तो अब जो है यहाँ पर हमको जो रैंडम नंबर जनरेट करना है, उसका जो हमारा पहला बेस केस है वो ये है कि हमने पहले सीड स्टोर कर लिया। फिर ये हमारा कंपाइल टाइम पे हमने कुछ और प्रोसेसिंग किया हुआ है सीड वगैरह को लेकर के। जो हमारा आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, जो हमने क्लास डिफाइन कर दिया कि ये हमारा रैंडम नंबर जनरेटर से कुछ वैल्यू लेगा और n और m के बीच में हमको देगा। तो इसका जो डेमो है एक्चुअली बहुत सिंपल सा है। ओके, तो ये भी से मैंने यहाँ पे कोड कंपाइल किया हुआ है, और जो मेरा कोड है वो कुछ ऐसा है। ये यहाँ पे मैंने अपना सीड लिया हुआ है, कैरेक्टर्स से मैंने डिजिट में कन्वर्ट किया, और फिर मैंने उसका सीड बनाया हुआ है सारे नंबर्स का गुणा भाग करके। और ये मेरा रैंडम नंबर जनरेटर है जिसको मैं अगर अलग अलग टाइम पे कंपाइल करूँगा तो अलग अलग आउटपुट देगा। जैसे अभी इसने क्या दिया है, 90 दिया है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मेक क्लीन, और इसको हम वापस पूरा बैठ के कंपाइल करते हैं। ये हमारा कंपाइल हो गया, और हम इसको फिर से रन करते हैं, और अब हमारा रैंडम नंबर जनरेटर 85 पे आ गया। ये हमने कितने कितने से बीच में लिया हुआ है वैसे, अरे अच्छा मेन तो इधर है। हाँ, ये हमने रैंडम नंबर जनरेटर इस्तेमाल किया है 0 से 100 के बीच में। तो अभी हमारा इधर कितना आया, 85 आया, और अगर हम इसको फिर रन करेंगे तो 85 ही आएगा, रन टाइम पे चेंज नहीं होगा। इसको हमने फिर से कंपाइल किया,
और अब जो आउटपुट आया 44 आया। हम फिर इसको कंपाइल करेंगे और फिर से हमारा बिहेवियर इसका, फिर ये हमारा हमको 93 आउटपुट आ गया। तो ये हमको कंपाइल टाइम पर रैंडम नंबर दे रहा है। बहुत अच्छा नहीं भी हो तो भी कुछ परेशानी वाली बात नहीं है, अपने काम भर को है। तो ये हमारा रैंडम नंबर जनरेटर वाला पार्ट हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं कि अपना हम कोड कैसे ऑब्फुस्केट करेंगे। तो उसका भी जो टूल्स हैं, टेम्पलेटेड क्लास ऑफ फंक्शंस रहेंगे जिसमें हम एक फॉरवर्ड डिक्लेरेशन रखेंगे, एक पार्शियल इनिशियलाइजेशन रखेंगे। फॉरवर्ड डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि हमने बस केवल उसका नाम डिक्लेयर किया है, बॉडी हमने गायब रखा है, बॉडी बाद में आएगा कहीं। और पार्शियल इनिशियलाइजेशन का मतलब हुआ कि जैसे ये हमारा टेम्पलेटेड क्लास है, पार्शियल इनिशियलाइजेशन का मतलब हुआ कि हमने एन को स्पेसिफाई कर दिया कि एक हमने इसका डेफिनेशन रिपीट कर दिया जहाँ पे एन की जगह हमने 0 रखा हुआ है। तो उसके इसमें क्या होगा कि एन जहाँ पर नॉन जीरो होगा वहाँ पर ये वाला कोड रन होगा, जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे दूसरा वाला कोड रन होगा। तो ये पार्शियल इनिशियलाइजेशन है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इनलाइन असेंबली, कंपाइलर फ्लैग्स, आखिरी के दोनों ऑप्शनल हैं। जब ज़रूरत हो तो इस्तेमाल करें, ना ज़रूरत हो तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो यहाँ पर हम उदाहरण लेने वाले हैं वही 2 नंबर ऐड करने का लेने वाले हैं, जो हमने यहाँ शुरुआत में लिया हुआ था इधर का। तो सेम यही उदाहरण हम वापस यहाँ पर लेने वाले हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमारा जो पहला है, पहले हमारा जो बिल्कुल बेस स्टेट है, हमने एक क्लास डिफाइन कर लिया इस तरह से। और अब हम इसके क्या करेंगे, इसके हम पार्शियल इनिशियलाइजेशन हम तैयार करना चालू करेंगे। ठीक है, ये हमारा फॉरवर्ड डिक्लेरेशन हुआ, जो हमारा बेसिक इम्प्लीमेंटेशन है पैटर्न वाला। वो कुछ इस तरह से रहेगा कि हमने एक वैल्यू रखा हुआ है और प्लस ऑपरेटर को हमने ओवरलोड कर दिया है। इसी तरह हम बाकी ऑपरेटर भी ओवरलोड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंने प्लस का उदाहरण लिया हुआ है। और फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम n को हम चेंज करते जाएंगे कि n इक्वल 0, 1, 2, 3 ऐसे करके हम अपने कुछ पार्शियल इनिशियलाइज डेफिनेशन हम दे देंगे। और n की सब अलग अलग वैल्यू के लिए जो ऑपरेटर प्लस का बॉडी है, मतलब जो हमारा 2 नंबर ऐड करने का तरीका है, वो हम बदलते जाएंगे। तो जब हम इस क्लास को इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर ये n वाला पार्ट जब जैसा सेलेक्ट होगा, और इसको भी हम क्या करेंगे कि जो हमारा कंपाइल टाइम PRNG है हम इसी से इसको उठाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि हर बार ये ऑपरेटर प्लस का अलग अलग बॉडी सेलेक्ट होता जाएगा। तो ये हमने अपने पार्शियल इनिशियलाइज वर्जन अपने तैयार कर लिए। और यहाँ पर हमको ऑपरेटर प्लस के डेफिनेशन हमको बदलते जाने हैं। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हैं कि हमने ये बेस स्टेट ले लिया, फिर हम इसको हम इसी से बाकी पार्ट हम जनरेट करा लिए। और ऑपरेटर प्लस को भी हम काफ़ी हद तक जनरेट करा सकते हैं। वही पुराना अपना हिसाब किताब है कि चाहे तो हम ये बूलियन अलजेब्रा इस्तेमाल करें या फिर हम अपना ट्यूरिंग कंप्लीटनेस वाले पे जाएं, और इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। और इस्तेमाल के टाइम पे हमारा n का वैल्यू PRNG से ही आएगा। और उसकी वजह से क्या होगा कि जहाँ जहाँ हमने इस्तेमाल किया हुआ है हर बार अलग अलग डेफिनेशन उसका इस्तेमाल होगा। और इसी तरह से जैसे हमने डेटा टाइप को हमने टेम्पलेट के जरिए म्यूटेट किया हुआ है, इसी तरह से हम फंक्शन को भी कर सकते हैं कि अगर हमारा फंक्शन नहीं, मतलब डेटा टाइप की जगह हमें किसी स्पेसिफिक फंक्शन को ही म्यूटेट करना है, तो उसमें भी हमारा सेम यही तरीका रहेगा। एक हमारा बेस केस रहेगा फॉरवर्ड डिक्लेरेशन वाला, फिर एक टेम्पलेट रहेगा जिसमें फिर उसके बाद पार्शियल इनिशियलाइज वर्जन आते जाएंगे। अब अगर इसका कोड देखना है तो कोड इसका खैर बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे मैं माई इंट का उदाहरण लिया था, तो ये हमारा क्या है कि ये हमारा फॉरवर्ड डिक्लेरेशन है। और यहाँ पर फिर हम क्या कर रहे हैं कि उसके पार्शियली इनिशियलाइज्ड वर्जन हम निकालते जा रहे हैं। जहाँ पर हमारा पहला केस है जहाँ पे हमने n इक्वल टू 0 रखा हुआ है, फिर n इक्वल टू 1 रखा है। अभी मैंने इसमें फिलहाल 2 ही रखे हैं, हम ऐसे कई सारे भी रख सकते हैं। और n इक्वल टू किधर गया ये 0 वाले में जो हमने अपना ऐड का कोड रखा है बिल्कुल सिंपल सा है कि बस ये केवल सीधा सीधा उठा करके इसको ऐड कर देगा या माइनस कर देगा।
ठीक है। और इसी तरह जो हमारा 1 वाला है, इसको हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि पहले हमने अपनी वैल्यू को उठा करके डबल किया है, फिर जोड़ा है, फिर अपनी वैल्यू हमने उसमें से घटाया हुआ है। इफेक्टिवली हम एक्टिविटी यही कर रहे हैं, लेकिन बहुत घुमा फिरा करके कर रहे हैं। इसी तरह से हम n इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6 के लिए भी हम जितने भी चाहें उतने इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से जनरेट कर सकते हैं। और इस्तेमाल करने के लिए क्या करना है कि कुछ खास नहीं करना है। हमने ऐसे क्लास ले लिया। अब यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से लिया हुआ है, लेकिन जो एक्चुअल यूज रहेगा वो कैसा रहेगा कि उसको हम किसी मैक्रो में रैप कर सकते हैं, जहाँ पे इसको ये जो है अपना इत्मीनान से इसको ये रैंडमली जनरेट कराता रहेगा। तो अब अगर मैंने यहाँ पे ये 2 क्लास लिए, जिसमें मैंने दोनों में मैंने 20-20 मैंने जोड़ा हुआ है, 10 लिया है, 20 जोड़ा है, दोनों हमारे 30 आएंगे। तो अगर इसको मैं रन करता हूँ तो आउटपुट में मेरा जो है 30-30 ही आता है। लेकिन अब अगर मैं इसका वो देखूंगा, इसका जनरेटेड कोड देखूंगा, तो दोनों मेरे बिल्कुल अलग अलग हैं। देखिए, ठीक है, ये हो गया। एक मिनट, पहले हम इसमें अपना कोड भी ढूंढ लेते हैं। इसको वापस कंपाइल कर लेते हैं। हो गया, बाकी का कोड अब जनरेट नहीं होगा। हाँ, अब यहाँ पर 133E 134A 133E अच्छा 13B करोगे, 134A। ठीक है, हमारा जो एक इम्प्लीमेंटेशन है जिसमें हमने n का वैल्यू 1 रखा था, उसका कोड कुछ ऐसा जनरेट हुआ है, इतना घुमा फिरा करके। और हाँ ठीक है, और जो 0 वाला है उसका कोड हमारा कंपैरेटिवली उससे काफ़ी छोटा है। मतलब ये कोड हमारा यहाँ बिल्कुल आधी स्क्रीन में आ गया है, लेकिन अगर मैं दूसरा कोड खोलता हूँ तो इसमें मेरी 7-8 लाइन्स मेरी इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गई हैं, क्योंकि कोड मैंने थोड़ा घुमा फिरा करके लिखा हुआ था। तो इस तरह से हम इसके अलग अलग वर्जन जनरेट करा सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपने इसे किसी ने ध्यान दिया हो तो ये कोड पहले से ही बहुत वाहियात किस्म का दिख रहा है। सिंपल ऐड जैसा तो दिख नहीं रहा है। मतलब हाँ ठीक है, बीच में एक कहीं पर ऐड है, क्योंकि इवेंचुअली हमने किया तो ऐड ही है, उसको तो हमने घुमाया नहीं है, लेकिन उसके आगे पीछे काफ़ी सारा फ्लफ जनरेट हो गया है। तो जो उसको एनालाइज करने बैठेगा उसको बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या चल क्या रहा है इधर। तो ये हमारा कोड ऑब्फुस्केशन का उदाहरण है। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? अभी तक किसी को कुछ नहीं पूछना है, खैर ठीक है। अब हम आते हैं डेटा ऑब्फुस्केशन पर। और डेटा ऑब्फुस्केशन भी हमारा कोड ऑब्फुस्केशन जैसा ही रहेगा, कि जैसे यहाँ पर हमने इंटीजर का लिया हुआ था, लेकिन हमने यहाँ पर डिफाइन क्या किया था, ऑपरेटर प्लस। इसी तरह से हम कंस्ट्रक्शन उससे कंस्ट्रक्टर में डिफाइन कर सकते हैं, या उसमें कुछ अलग फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जिसको हम मैक्रो से कॉल करा लें, और वो हर बार अलग अलग इंक्रिप्शन या एनकोडिंग या कंप्रेशन इस्तेमाल करेगा, जैसा हमने इम्प्लीमेंटेशन दिया हुआ हो। तो जैसे अगर हमारा स्ट्रिंग का केस है तो सेम वैसे ही स्टोरी है यहाँ पर। जैसे हमने
नंबर्स के लिए किया हुआ था, सेम वही स्टोरी हमने स्ट्रिंग्स के लिए भी किया हुआ है। तो जैसे पहले हमने क्या किया है कि हमने इंडेक्स निकालने का जुगाड़ बैठा लिया है, टेम्पलेट से हमको इंडेक्स मिल गए, रैंडम नंबर हम पहले लिख चुके हैं, और उसके बाद फिर हमने क्या किया है कि फिर वैसे ही हमारा एक फॉरवर्ड डिक्लेरेशन है, और उसके बाद फिर हमने क्या किया है कि n की अलग अलग वैल्यूज के लिए हमने एक एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट का हिसाब हमने अलग अलग रखा हुआ है। तो n इक्वल टू 0 पे ये था, n इक्वल टू 1 पे थोड़ा सा अलग है, n इक्वल टू 2 पे फिर अलग है। तो और इसके बाद हमने क्या किया है कि इसको हमने इस तरह से रैप कर लिया है मैक्रो के अंदर से कि ये हमारा रैंडमली सिलेक्ट होता रहे। उसका नतीजा ये होगा कि अगर हम इसको यहाँ पर इस तरह से रन करें तो हमको जो स्ट्रिंग रहेगा वो हमारा ऐसे प्लेन टेक्स्ट में नहीं स्टोर होगा, एनकोड होकर के स्टोर होगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक दो एग्जांपल लिए और एक और एग्जांपल ले लेता हूँ इस तरह से, और अब इसको अगर हम यहाँ पर रन करते हैं तो यहाँ पर इसने क्या किया है कि यहाँ पर कीज इसने दोनों जगह पे अलग अलग रखी हुई हैं, एल्गोरिदम वही है। तो इसमें हम दोनों को ही वेरी करा सकते हैं कि की भी बदलती रहे, एल्गोरिदम भी बदलता रहे, उसके हिसाब से ये हमारा रन टाइम पर डिकोड होता रहेगा। कोड उसका बिल्कुल पिछले वाले जैसा ही है। तो अच्छा, अभी यहाँ पर जो लिमिटेशन है वो यही है कि जो हमारी लिटरल वैल्यूज है, मतलब जो हमने कोड में डायरेक्टली हार्ड कोड किया हुआ है, वही केवल इस तरह से प्रोटेक्ट हो सकती हैं। लेकिन ये अगर हमने कहीं डेटाबेस से कोई स्ट्रिंग उठाया, मेमोरी में रखा हुआ है, तो वो इससे नहीं होगा। उसके लिए फिर हमको पूरा अलग टेक्निक ही बैठाना पड़ेगा। ये केवल लिटरल्स के लिए है। तो यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? ऑफेंसिव पार्ट हमारा यहाँ पे खत्म होता है, बस आगे काउंटर मेजर्स ही बचे हुए हैं। एनी क्वेश्चन सो फार? ठीक है, वी शुड कंटिन्यू। ओके। तो अभी हमारा ऑफेंस वाला पार्ट खत्म हो गया, और अब मेलवेयर एनालिस्ट लोग आएंगे कि बस अभी इतना रहता तो पसर गया है, लेकिन डिटेक्ट कैसे करें। मतलब हमारे इंफ्रा में आ गया तो फिर हम कैसे इसको पकड़ेंगे। मतलब मालवेयर तो है, लेकिन असली माल किधर है इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो अब उसके दो तीन तरीके हैं। जो हमारा म्यूटेशन है वो स्टैटिक डिटेक्शन से ही बचाएगा, मतलब हमको बिहेवियर मॉनिटर करना है। और जो MemFD वाले प्रोसेस हैं वो बाकी प्रोसेस से बिल्कुल अलग दिखेंगे, जिनका पाथ कुछ इस तरह से होगा। तो अगर हमने केवल इतने को ध्यान दे करके रखा हुआ है तो भी हम पकड़ सकते हैं। बाकी लाइनक्स में ऑडिट सिस्टम है जिसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आप लोग विंडोज़ वाले हैं तो विंडोज़ में जैसे इवेंट लॉग रहता है ना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप जनरेट करता है, वैसे ही लाइनक्स में ऑडिट सिस्टम है। और उसी तरह से मैक में भी अपना कुछ अलग सिस्टम है जिसमें कर्नल लेवल से ही हमको लॉग मिलते रहते हैं कि क्या क्या एक्टिविटी चल रहा है। ये इस पर निर्भर करता है कि हमने उसमें कॉन्फ़िगर क्या क्या किया है, कि किस किस तरह का डाटा हमको चाहिए। तो जैसा डाटा हम कॉन्फ़िगर करेंगे वैसा हमको लाइनक्स का ऑडिट सिस्टम या विंडोज़ का इवेंट लॉग या मैक का जो भी सिस्टम है उससे हमको मिलता रहेगा। अब यहाँ पर थोड़ी दिक्कत वाली बात है। एक तो ये है कि हम टूल डाल के पहले देखें कि रियल टाइम में क्या चल रहा है। तो अब रियल टाइम में करने का समय तो किसी के पास रहेगा नहीं, खास करके अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है तो हमको कुछ ऑटोमेटिक हिसाब चाहिए। और उसमें भी क्या चाहिए, जैसे अगर ऐसा कुछ है तो अब उसमें एक तरीका तो ये है कि हम हर 500 मिली सेकेंड पे, हर सेकेंड पे हम सब प्रोसेस छानते रहें कि कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं, उसमें से किसका कौन सा पाथ है। तो यहाँ पे डाउन साइड क्या है कि हमारा जो पॉलिंग का गैप है, जैसे हमने बोला कि एक एक सेकंड पे हम करेंगे, तो अगर कोई प्रोसेस उस एक सेकंड के बीच में स्टार्ट होकर के ख़त्म हो गया तो वो हमको नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमको इवेंट बेस्ड मॉनिटरिंग चाहिए, कि मतलब प्रोसेस क्रिएट हुआ उसके साथ ही हमको उसका इवेंट का पूरा डाटा मिल जाए कि उसका पाथ क्या है, आर्गुमेंट क्या है, पेरेंट क्या है, एक्स वाई और जो भी चीज़ें हैं।
तो ये इवेंट बेस्ड मॉनिटरिंग के लिए हम OS क्वेरी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ओपन सोर्स टूल है। और जो स्टैटिक स्टेप है उसके लिए हम मेमोरी में नॉन आर्टिफैक्ट्स देख सकते हैं, कोई स्ट्रिंग है इसको ढूंढ सकते हैं, या कुछ स्ट्रिंग्स का पैटर्न है, इसके लिए एक और काफ़ी फेमस टूल है यारा। और OS क्वेरी यारा सपोर्ट करता है, मतलब अगर हमने यारा के रूल्स लिखे हुए हैं तो OS क्वेरी उसको रन टाइम पे मैच करा करके हमको आउटपुट देता रहेगा। और यहाँ पर क्या है कि अगर हम लाइव कर रहे हैं तो दिक्कत ये है कि ऐसे प्रोसेस बहुत लंबे टाइम तक नहीं रन होते, इनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा रहता है। तो अगर कोरिलेशन करना है तो पास डाटा हमको चाहिए, और इसमें भी OS क्वेरी हमको काफ़ी मदद करता है। ठीक है, तो इसका भी जो डेमो है एक्चुअली बहुत सिंपल सा है। जो OS क्वेरी है, एक मिनट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास कुछ टेबल्स रहती हैं, जैसे एक प्रोसेस इवेंट करके टेबल है, तो जितने भी प्रोसेस क्रिएट होंगे उनका इवेंट डेटा इसमें आता रहेगा। जैसे इसमें अभी कुछ नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी देर में इसमें कुछ डाटा होना चाहिए। जैसे अभी इसमें इतना डाटा आ गया, जिसमें ये हमको PID, पाथ, मोड, CMD लाइन, CWD, फलाना ढिमकाना, XYZ सब देगा। तो अभी इतना सब हटा करके हम थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं कि हमको क्या क्या चाहिए। हमें PID चाहिए, पाथ चाहिए, CMD लाइन चाहिए, करंट वर्किंग डायरेक्टरी चाहिए, और पेरेंट का PID चाहिए फ्रॉम प्रोसेस इवेंट्स। तो ये हमको इस तरह से मिल गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारा पॉलीमॉर्फिक वाला कोड है, जो हमारा MMFD से प्रोसेस क्रिएट करता है, तो उसको हम यहाँ पे रन करते हैं। और अब हम यहाँ पर फिर से इसका इवेंट कैप्चर करते हैं, और यहाँ पर हमको ये मिलता है कि ये हमारा एक प्रोसेस क्रिएट हुआ है जिसका पाथ /memfd समथिंग समथिंग डिलीटेड। और यहाँ पर जो हमारा कमांड एंड आर्ग्यूमेंट है वो ये है, क्योंकि हमने बैश को यही पाथ हमने पास किया था प्रोसेस रन करने के लिए। तो अगर हमको केवल इतना ही चाहिए तो यहाँ पर हम वापस फिल्टर लगा सकते हैं, पाथ लाइक MFD। तो यहाँ पर हमको ये मिल जाएगा कि ये एक प्रोसेस क्रिएट हुआ है जो MMFD से रन हुआ है। तो यहाँ पे हमको ये मिल जाएगा कि ओके देयर वाज समथिंग सस्पिशियस गोइंग ऑन। तो ये हमारा OS क्वेरी वाला हिसाब किताब है। अभी यहाँ पर दिक्कत क्या है कि ये तो हमारा लाइव एनालिसिस हुआ, राइट। और इसमें भी क्या है कि जब हम इसको रन करेंगे तब से ये चलेगा, उसके पहले अगर कुछ हुआ है तो नहीं मालूम पड़ेगा। तो अब उसके लिए क्या करते हैं कि उसका भी एक तरीका है कि जो OS क्वेरी है ये बेसिकली डेटाबेस में भी डेटा डाल के रख देगा। मतलब अगर हमारे पास n नंबर ऑफ सिस्टम्स हैं, 100 सिस्टम है, 1000 सिस्टम है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि सब जगह OS क्वेरी कॉन्फ़िगर करके सबका डाटा हम एक ही जगह पे ला सकते हैं, और वहाँ पर हम रियल टाइम पे अपना कोरिलेशन कर सकते हैं। तो अगर उसका उदाहरण देखना है तो वो भी खैर बहुत सिंपल सा है। तो उसका जो पूरा कोड है वो थोड़ा इस तरह से दिखता है, क्योंकि मैंने C++ में लिखा हुआ है, जिसमें मैंने कुछ केसेस हैंडल किए हैं। जैसे अभी जो मेरा MMFD वाला है, तो उसके लिए भी मैंने प्रोसेस इवेंट का डेटा पूरा उठाया हुआ है, सब पार्स किया है, डेटाबेस में स्टोर कराया है, और लास्ट में मैंने कंडीशन डाल रखा है कि अगर पाथ मेरा /memfd से स्टार्ट हो रहा है और डिलीटेड पे एंड हो रहा है तो फिर हम एक अलर्ट जनरेट करेंगे। तो इसको अगर हम रन करके देखना चाहें तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ओके,
अभी हमारी ये टेबल खाली है और यही क्वेरी हम उठा करके यहाँ पर इस्तेमाल कर लेंगे ये देखने के लिए कि हमारे पास क्या डाटा आ रहा है। ठीक है, और अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि फ्लीट सर्वर हमने अपना स्टार्ट कर दिया, जो OS क्वेरी से आता हुआ डेटा ला करके हमको डेटाबेस में ला करके देगा। और अब हम क्या करते हैं, तो ये इस तरह से हमने अपना पूरा हिसाब सेटअप कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ प्रोसेस रन करता हूँ तो अभी थोड़ी देर में मेरे पास कुछ डाटा आना चालू हो जाएगा और 43 प्रोसेस मेरे पास आ चुके हैं एंट्री में। अभी मेरा ऐसा कोई प्रोसेस आया नहीं है। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैंने अपना ये POC में वापस इसको रन करता हूँ। ये यहाँ रन हो चुका है। अब OS क्वेरी इसको उठा करके भेजेगा इधर, और यहाँ पर अब मेरे पास ऑटोमेटिक अलर्ट आ गया कि प्रोसेस हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम इन मेमोरी बफर यूजिंग MemFD, जिसका PID ये है, प्रोसेस ये है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट ये है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी ये है, प्रोसेस ID ये है और पेरेंट प्रोसेस ID ये है। और उसके रिलेटेड अगर हमको डाटा इसमें देखना है तो यहाँ पर हमको ये उसका एंट्री ही मिल जाएगा, जिसको हम बाद में अपना कोरिलेट कर सकते हैं। अभी तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी एंट्रीज आ चुकी हैं। तो अब हम इस पूरी सारी एंट्रीज पे बैठ करके हम अपना फ्यूचर में कोरिलेशन कर सकते हैं और दूसरी मशीन्स के डाटा पर भी हम अपना कोरिलेशन कर सकते हैं कि ये सेम अटैक कहाँ कहाँ पर दिखा है। और इस तरह से अगर हमने अपने कुछ रूल्स सेटअप किए हुए हैं तो हमारे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में ये ऑटोमेटिक हमको करके देता रहेगा, हमको मैन्युअली जा करके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा OS क्वेरी का हिसाब किताब। इसी तरह से हम यारा वगैरह पर भी अलर्ट डाल सकते हैं, या इसमें कई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स भी हैं जो OS क्वेरी के अराउंड डिटेक्शन और अलर्टिंग का मैकेनिज्म देते हैं। आप उस पर भी ध्यान दे सकते हैं अगर इंटरेस्ट है तो उन दिशाओं में। बाकी अब जो बचा वो बचा कि अगर हमें स्टैटिक एनालिसिस करना ही हो तो क्या करें। तो अब उसमें अगर म्यूटेशन की टेक्निक्स अगर हमें पता है कि एग्जैक्टली क्या क्या इस्तेमाल हुआ है तो उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, या फिर हम कुछ सॉल्वर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जो हमारा बूलियन अलजेब्रा वाला है। तो उसमें उस केस में सॉल्वर्स हमारे काम आएंगे कि जो उस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करेंगे, कि अगर हमने बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है तो उसको वो मिनिमाइज करेंगे। जैसे अगर मैंने ये समेशन का ये पार्ट दिया हुआ है इस तरह से, ये तो जो हमारे सॉल्वर्स हैं वो ये दोनों लाइन इनपुट में लेंगे और आउटपुट में बताएंगे कि ये केवल दो नंबर्स का समेशन हुआ है और कुछ नहीं है। और जो सिंगल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर्स टाइप का अगर टेक्निक इस्तेमाल हुआ है तो वो भी सॉल्वर्स के जरिए पार्शियली रिकवर हो जाएंगे, बाकी तो मैनुअल ही करना पड़ेगा। और जो टूल्स ऑफ ट्रेड हैं वो यारा का लिंक दिया हुआ है, OS क्वेरी का लिंक दिया हुआ है, लाइन और सिस्टम का डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन मिल जाएगा। तो अपना जो ये OS क्वेरी है ये भी बेसिकली ऑडिट सिस्टम से ही डाटा उठाता है। और अगर OS क्वेरी नहीं रखना है तो ऑडिट डी कॉन्फ़िगर करके छोड़ सकते हैं, फिर उसके जो लॉग टेक्स्ट फाइल में आएंगे उसको ले जा करके फिर अपना अलग प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ काउंटर मेजर्स हैं और ये सेशन हमारा आज 5 मिनट के विलंब से यहीं समाप्त होता है। अब अगर आप में से किसी को कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, आप में से जिनके पास भी प्रश्न कृपया उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। कैन वी गेट द सोर्स कोड फॉर द सैंपल म्यूटेशन इंजन? हाँ जी बिल्कुल, मैं शेयर कर दूंगा, आप ऑर्गेनाइजर से ले सकते हैं। प्रश्न मेरे हैं। हाँ बोलिए। जाने से पहले अच्छा ये बताइए
कि ये जो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजन्स पढ़े हैं, इनको अगर हम बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, अगर रेड टीमर्स या पेंटेस्टर्स अगर इनको यूज़ करना चाहें अपने जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके साथ, तो हमारे पास सबसे इजी टू गो फ्रेमवर्क्स या मैकेनिज्म्स क्या अवेलेबल रहेंगे? भाई रेडीमेड कुछ भी नहीं है, खुद ही करना पड़ेगा सब कुछ। हाँ सब कुछ। ओके ओके, सो इट इज गोइंग टू मेक लाइफ डिफिकल्ट फॉर अस आल्सो। भाई पैसा भी तो उसी में है, जिसमें पैसा है वो आसान नहीं है। जी ठीक है दक्षिण भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। लेट्स मीट ऑन नेक्स्ट सैटरडे। थैंक यू भाई।